क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लिखा है कि यू शुड टेल दीज चिल्ड्रन टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स हिमसेल्फ। बहुत ही आसान सवाल है। लिखा है कि यू शुड टेल दीज चिल्ड्रन, तुम्हें कहना चाहिए इन बच्चों को, यू सब्जेक्ट है, शुड मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म होता है, तो टेल सही है यहां पर। दीज चिल्ड्रन टू कंप्लीट, टू के बाद हमेशा बेस फॉर्म लगता है, टू कंप्लीट भी सही है। देयर, देयर किसके लिए आ रहा है? देयर प्रोजेक्ट्स मतलब उनका प्रोजेक्ट्स ना, उनका किनका? ये जो एडजेक्टिव आ रहा है पॉजिटिव किसके लिए आ रहा है? ऑब्वियसली ये चिल्ड्रन के लिए आ रहा है, कि बच्चों को आप कह दो कि वो उनका प्रोजेक्ट, उनका मतलब किनका? बच्चों का। सो टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स हिमसेल्फ। अच्छा, हिमसेल्फ कहां से बनकर आया है? हिमसेल्फ को अगर हम देखें तो ये हिम और सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हिम किसका फॉर्म होता है? ही का। क्या हम चिल्ड्रन के लिए ही लगा सकते हैं? चिल्ड्रन तो प्लूरल है। अगर हम यहां देयर लिख रहे हैं तो यहां पे भी तो दे का फॉर्म होना चाहिए। अगर दे का फॉर्म होना चाहिए तो हिमसेल्फ होगा कि देमसेल्व्स होगा? आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, हिमसेल्फ नहीं होगा, क्या होगा? देमसेल्व्स। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। लिखा है कि माय ग्रैनी सेज, मेरी दादी मां कहती है, माय ग्रैनी यहां का सब्जेक्ट है, सेज यहां का वर्ब है, दैट कंजंक्शन, इट इज क्वाइट ऑल राइट, कि ये बिल्कुल ठीक है, टू गेट मैरिड यंग, टू के बाद हमेशा बेस फॉर्म लगता है, यहां पे भी कोई एरर नहीं है। लिखा है कि मेरी जो दादी मां है वो कहती है कि ये बिल्कुल ठीक है कि जल्दी शादी हो जाए, यहां तक हमें कोई एरर नहीं मिला है। इट के साथ इजी लगेगा, इट इज क्वाइट ऑल राइट, ये बिल्कुल ठीक है। टू के साथ वी1 लगता है, टू गेट व्हाट? टू गेट मैरिड, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। टू गेट मैरिड यंग, कि जल्दी शादी हो जाए। आगे बढ़ेंगे। दो, यद्यपि, कंजंक्शन, आई सब्जेक्ट, डू हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब, एब्सोल्यूट एग्री, आई डू नॉट एब्सोल्यूट अग्री, विथ प्रेपोजिशन हर, ऑब्जेक्ट अ बिट ऑन दिस, मैं उनसे बिल्कुल भी अग्री नहीं करता। ठीक है, कह रहा है कि मेरी दादी मां कहती है कि यह बिल्कुल ठीक है कि कम उम्र में शादी हो जाए, जबकि मैं उनसे बिल्कुल अग्री नहीं करता। अब देखो यहां क्या लिखा होता है, यहां लिखा होता है एब्सोल्यूट अग्री, राइट। एब्सोल्यूट एक एडजेक्टिव होता है कि नहीं है? डेफिनेटली ये एक एडजेक्टिव होता है। हमें यहां एडजेक्टिव चाहिए कि एडवर्ब चाहिए? आप किसके लिए लेके आ रहे हो? क्या मैं आई के लिए एब्सोल्यूट लिख रहा हूं? नहीं, मैं अग्री के लिए एब्सोल्यूट लिख रहा हूं। अग्री मतलब होता है किसी के साथ सहमति रखना, जिसका मतलब है ये एक वर्ब है, राइट। अगर आप किसी वर्ब को क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये काम एक एडजेक्टिव करेगा कि एक एडवर्ब करेगा? ऑब्वियसली एक एडवर्ब करेगा। मैं कॉन्सेप्ट पर बता दे रहा हूं उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल नए हैं। क्या होता है देखो, जब आपको किसी नाउन को क्वालिफाई करना होता है ना, तो आप एक एडजेक्टिव लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूं कि ही इज अ गुड बॉय। ये बॉय एक नाउन है, ये गुड उसका एडजेक्टिव है। लेकिन जब आपको एक एडजेक्टिव को, एक वर्ब को या एक एडवर्ब को नॉर्मली क्वालिफाई कराना हुआ तो आप उसके लिए एक एडवर्ब लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी सिंग्स ब्यूटीफुल नहीं होता, सी सिंग्स ब्यूटीफुली होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम शी की तारीफ नहीं कर रहे, हम इसकी तारीफ कर रहे हैं कि वो गाना कितना अच्छा गाती है। इसका मतलब जो कंटेक्स्ट था सेंटेंस का वो ये था कि हमें सिंग्स को क्वालिफाई करना था, और सिंग्स एक वर्ब होता है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम क्या लगाते हैं? एडवर्ब लगाते हैं। इसका मतलब ब्यूटीफुल नहीं होगा, क्या होगा? ब्यूटीफुली होगा। बात समझ पा रहे हो? तो मैंने यहां क्या सिखाया आपको, अगर कोई एडजेक्टिव लिखते हो तो वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। अगर आपको एडवर्ब लिखते हो तो वो जनरली एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। यहां एब्सोल्यूट लिखा हुआ था जो कि एक एडजेक्टिव था। अभी मैंने बोला कि एक एडजेक्टिव एक नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है, पर सेंटेंस का मीनिंग इस हिसाब से है कि हमें अग्री को क्वालिफाई कराना है। अग्री को अगर क्वालिफाई कराना है, ये तो एक वर्ब है, इसका मतलब ये है कि जिसे हम जो वर्ड लेकर आएंगे इससे क्वालिफाई कराने के लिए, वो एक एडजेक्टिव नहीं, कि एडवर्ब होना चाहिए। अगर ये एक एडवर्ब होना चाहिए तो एब्सोल्यूट होगा या एब्सोल्यूटली होगा? ऑब्वियसली एब्सोल्यूटली होगा। समझना, हमने यहां क्या किया था? ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुली किया था। आपको नॉर्मली, ये हर केस में नहीं लगेगा, पर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर एक एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना होता है तो आप उसके आगे एलवाई लगा देते हैं। इसीलिए हमने ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुली किया और यहां पे एब्सोल्यूट को एब्सोल्यूटली किया। तो आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्यूट नहीं होगा, एब्सोल्यूटली होगा। बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ेंगे। लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम जर्मनी दे ऑल्सो विजिटेड इटली एंड ऑस्ट्रिया ड्यूरिंग इट्स बिजनेस ट्रिप। लिखा हुआ है कि जर्मनी के अलावा वो लोग और कहां गए? वो इटली और ऑस्ट्रिया गए उनके बिजनेस ट्रिप के दौरान।
अब देख लो लिखा था अपार्ट फ्रॉम जर्मनी, अपार्ट फ्रॉम प्रीपोजिशनल फ्रेज है, उसके लिए ऑब्जेक्ट जर्मनी आया है। दे सब्जेक्ट, विजिटेड वर्ब, कहां विजिट किया, इटली एंड ऑस्ट्रिया, इसका ऑब्जेक्ट है। ड्यूरिंग प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है ध्यान देना, लिखा हुआ है ड्यूरिंग इट्स बिजनेस ट्रिप। अच्छा ये जो इट्स लिखा हुआ है ये इट का पॉजिटिव एडजेक्टिव है, राइट? अगर आप देखते हो तो कैसे होता है, ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज होता है, शी का पॉजिटिव एडजेक्टिव हर होता है, दे का देयर होता है, इट का इट्स होता है, यही तो होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। अच्छा इसका मतलब ये है कि ये इट्स जो है ये इट से बनकर आया और इट जो है वो नॉन लिविंग चीजों के लिए होता है। अब बताओ हम बिजनेस ट्रिप की बात कर रहे हैं, क्या हम किसी निर्जीव चीज का बिजनेस ट्रिप होगा? नहीं, कोई सेंस नहीं बनता। दूसरा सेंटेंस में हम ऑलरेडी सेंटेंस में ये दिया हुआ है, हमारे सब्जेक्ट के फॉर्म में था कि वो लोग विजिट कर रहे हैं, दे आर विजिटिंग। अगर हम दे की बात कर रहे हैं इसका मतलब बिजनेस ट्रिप भी किन का होगा, वो इटली और ऑस्ट्रिया जा रहे हैं तो उन्हीं का तो बिजनेस ट्रिप है। इसका मतलब यहां पे इट्स नहीं होना चाहिए था, इट्स के जगह पे हमें दे से पॉजिटिव एडजेक्टिव बनाना चाहिए था, जिसका मतलब क्या होना चाहिए था यहां पे देयर। तो सही सेंटेंस ये है, अपार्ट फ्रॉम जर्मनी दे ऑल्सो विजिटेड इटली एंड ऑस्ट्रिया ड्यूरिंग देयर बिजनेस ट्रिप। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे, लिखा है कंसर्न अबव राइजिंग पोल्यूशन लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स। लिखा हुआ है कंसर्न अबव राइजिंग पोल्यूशन, कंसर्न मतलब चिंता, यहां का सब्जेक्ट है नाउन है, अबव क्या है प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, किसको लेके चिंता है, राइजिंग पोल्यूशन को लेके चिंता है। लेड यहां का वर्ब है, जिन बच्चों को नहीं पता लीड बेस फॉर्म होता है, उसको जब आप V2 करोगे तो लेड बनेगा, मतलब ये सेंटेंस पास्ट टेंस में, ये V2 है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कंसर्न अबव राइजिंग पोल्यूशन, मतलब बढ़ते हुए जो पोल्यूशन है उसके ऊपर की चिंता को लेके लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस एक्शंस प्लान्स। लेड के बाद टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट फॉर्मुलेशन, फिर ऑफ प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है प्लान्स, एक्शन प्लान्स, और वेरियस यहां का एडजेक्टिव है। सेंटेंस तो बहुत सिंपल है, लिखा है कंसर्न अबव राइजिंग पोल्यूशन लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स। एरर कहां पर है, क्योंकि आपको किसी भी ऑप्शन में नो एरर नहीं दिखेगा, इसका मतलब एरर तो पक्का है। देखते हैं एरर कहां पर है, समझना बात को। लिखा हुआ है कंसर्न अबव राइजिंग पोल्यूशन, अबव का मतलब क्या होता है, ऊपर, तो चिंता बढ़ते हुए पोल्यूशन के ऊपर, ऊपर या के बारे में, जो चिंता थी बढ़ती हुई पोल्यूशन के बारे में उसको लेके एक एक्शन प्लान बनाया गया, ये सही है ना। इसका मतलब यह है कि जहां पे लिखा हुआ था कंसर्न अबव, होना क्या चाहिए था, कंसर्न अबाउट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, विच मीन्स सही सोल्यूशन ये है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। कंसर्न अबव राइजिंग पोल्यूशन नहीं होगा, कंसर्न अबाउट राइजिंग पोल्यूशन होगा, राइट। आंसर है 10 का ए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे। लिखा है द यूज ऑफ कैलकुलेटर्स इज प्रोहिबिटेड इन द एग्जामिनेशन। देख लो इसमें एरर क्या है, लिखा है द यूज ऑफ कैलकुलेटर्स, ऑफ प्रीपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, यूज बनेगा। द यूज ऑफ कैलकुलेटर्स, यूज के लिए क्या आ रहा है, इज आ रहा है, ये तो सही है। इज प्रोहिबिटेड, देखो फिर से यहां पे इज के बाद V3 लिखा हुआ है, मतलब सेंटेंस कौन से वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है कि नहीं, कि जो कैलकुलेटर्स का यूज था वो मना था। द यूज ऑफ कैलकुलेटर्स इज प्रोहिबिटेड, इन क्या है प्रीपोजिशन, इसके बाद क्या लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट, तो सही है। द यूज ऑफ कैलकुलेटर्स इज प्रोहिबिटेड इन द एग्जामिनेशन, जो कैलकुलेटर्स का यूज है वो एग्जाम में मना किया गया है, उसका इस्तेमाल वर्जित है, प्रोहिबिटेड मतलब वर्जित है। कहीं कोई एरर नहीं नजर आ रहा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यूज के लिए इज आना चाहिए था, बिल्कुल सही है, इसके बाद V3 आना चाहिए था, बिल्कुल सही है। पैसिव वॉइस में क्यों, क्योंकि यूज किसी को प्रोहिबिट नहीं करा, यूज को प्रोहिबिट किया जा रहा है, तो कहीं कोई एरर हमें दिख नहीं रहा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नो एरर। क्वेश्चन नंबर 12, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स इन एग्रीकल्चर इज टर्निंग द सॉइल एंड लूजनिंग इट। लिखा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स, यहां से लेकर यहां तक। पहले मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत बार मिलेगा। वन ऑफ के बाद ना हमेशा प्लूरल नाउन होता है, इसको नोट कर लेना। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन होता है, ठीक है, जिसका मतलब यह है कि हम लोग जब भी इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क होगा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क नहीं होगा। वन ऑफ द स्टूडेंट करके आपको क्वेश्चन बहुत बार दिया जाता है, स्टूडेंट नहीं होता, स्टूडेंट्स होता है। क्योंकि देखो ऑफ का इस्तेमाल आमतौर पर हम जब करते हैं किसी फ्रेज में तो वो सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, और सिलेक्शन कहां होगा, जहां पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे,
मैं क्या आपको एक पेन दूं और बोलूं इनमें से एक पेन दो? नहीं ना, मैं इनमें से कब बोलूंगा? जब मैं आपको 10 पेन दूंगा और मैं बोलूंगा इनमें से एक पेन दो, तब तो ऐसा होगा। जिसका साधारण मतलब यह है कि अगर आप कहीं पे वन ऑफ लिखते हो तो इसके बाद का नाउन हमेशा प्लूरल होता है। पर एक बात और नोट करने वाली है, ये जो हम नाउन प्लूरल कर रहे हैं ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑफ एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, तो कभी भी वर्ब पे इसका असर नहीं पड़ेगा। जिसका मतलब है वर्ब जो है वो अभी भी वन को देख के ही होगा, ये टास्क को देख के नहीं होगा। फिर से बोल रहा हूं, फिर से सुनो, ये टास्क जो है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट कभी नहीं बन सकता। सब्जेक्ट कौन होता है? जो प्रीपोजिशन के पहले होता है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आया वो तो इसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जिसका मतलब है ऑफ के बाद जो टास्क लिखा हुआ है ये ऑफ का ऑब्जेक्ट है, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट का कैंडिडेट नहीं है ना। सब्जेक्ट कौन होगा? केवल और केवल वन हो सकता है। अगर सब्जेक्ट केवल वन हो सकता है, समझना, अगर सब्जेक्ट हमारा केवल वन हो सकता है तो आगे जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा कि नहीं? तो क्या लिखा हुआ है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स इन प्रीपोजिशन, इन के बाद क्या है उसका ऑब्जेक्ट? एग्रीकल्चर। अभी मैंने बोला कि सिंगुलर होगा, अब देखो यहां तक तो कोई वर्ब आया नहीं था, पहला वर्ब क्या आया? इज आया, वो सिंगुलर है, यहां तक तो कोई एरर नहीं है। तो लिखा है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज व्हाट? ऑब्जेक्ट है टर्निंग द सॉइल एंड लूजनिंग इट। ये पूरा का पूरा एक ही प्रोसेस है। जो लोग थोड़ा बहुत भी एग्रीकल्चर समझते हैं वो ये बात समझते होंगे कि जिसे हम प्लाउइंग कहते हैं ना इंग्लिश में, हिंदी में जिसे हम कहते हैं जोतना, खेत जोतना, उसमें क्या होता है? जो ऊपर का सरफेस है उसको, उसमें जो मिट्टी है उसको थोड़ा सा उसके प्रोसेस किया जाता है, उसको लूज किया जाता है, उसको ढीला किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस का नाम बताया जा रहा है कि टर्निंग ऑफ द सॉइल एंड लूजनिंग इट। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे टर्निंग लिखा हुआ था फिर एंड के बाद लूजनिंग क्यों हुआ? क्योंकि इज कॉमन था, इसके बाद इसे यही वर्ब है और इसके बाद यही वर्ब है, दोनों एंड से जुड़ा हुआ है। थियोरी ऑफ पैरेललिज्म कहता है जब आप दो आइडेंटिकल किस्म के वर्ब्स को एक बार लिखो तो वो हमेशा दोनों सेम फॉर्म में होने चाहिए। जिसका मतलब यह है यहां पे टर्निंग लिखा हुआ है तो यहां पे लूजनिंग होगा, अगर यहां पे गलती से लूजन कर देता तो ये एरर हो जाता। राइट? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है आपको। इसका मतलब यह है इस सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं मिल रहा, आंसर है नो एरर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एज अ गेम, एक गेम के तौर पर एस्ट्रोलॉजी एंड इट्स प्रेडिक्शंस, लिखा है कि एक गेम के तौर पर जो एस्ट्रोलॉजी है और जो उसके प्रेडिक्शंस हैं, यहां पे इट्स किसके लिए यूज किया जा रहा है? किसके प्रेडिक्शंस? एस्ट्रोलॉजी की। ये सिंगुलर है तो देखो यहां पे इट्स लिखा हुआ है। लिखा है कि गेम के तौर पर एस्ट्रोलॉजी और उसके जो प्रेडिक्शंस है ना, किसके प्रेडिक्शंस? किस्मत के, ऑफ फेट एंड पर्सनैलिटी, जो किस्मत के प्रेडिक्शंस हैं, जो पर्सनैलिटी के प्रेडिक्शंस है, कैन बीइंग फन। मैं ऑलरेडी इसी वीडियो में इसका सोल्यूशन बता चुका हूं आपको, जहां पे मैंने ये बोला था कि एक मॉडल है अगर, तो मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म लगता है। सो कैन बीइंग फन नहीं होगा, कैन बी फन होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैन बी फन। क्वेश्चन नंबर 14, द जेंटलमैन हैड अ सूटकेस। जेंटलमैन यहां का सब्जेक्ट है, हैड यहां का मेन वर्ब है। जेंटलमैन के पास क्या था? एक सूटकेस था। सो द जेंटलमैन हैड अ सूटकेस फुल विथ विग्स। अब कुछ बच्चों को यह डाउट होगा कि सर यहां हैड के बाद V3 क्यों नहीं आया? आपने तो बोला था V3 आना चाहिए। बता देता हूं, पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, ध्यान से सुनो। देखो ये जो हैज, हैव और हैड है ना, ये इंग्लिश में दो तरीके से इस्तेमाल होता है। या तो ये हेल्पिंग वर्ब बनता है या तो ये मेन वर्ब बनता है। जब ये हेल्पिंग वर्ब बनते हैं तो इनके साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। जब ये मेन वर्ब बनते हैं तो ये किसी चीज पे अधिकार को शो करते हैं, किसी चीज पे पोजेशन को शो करते हैं। एग्जांपल से समझाता हूं। मैं बोल रहा हूं ही हैज किल्ड हर एंड ही हैज अ कार। अगर आप ये सेंटेंस दोनों ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे यहां पे हैज लिखा हुआ था, यहां पे हैज लिखा हुआ था, यहां पे V3 आया, यहां पे V3 नहीं आया। तो क्या ये क्वेश्चन गलत हो गया? नहीं, गलत नहीं है। दोनों में जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है हैज वो अलग अलग है। यहां पे इस सेंटेंस में हैज एक हेल्पिंग वर्ब है। कैसे पता चलेगा? इसके बाद कोई ना कोई मेन वर्ब आएगा, तो फिर यहां पे वो रूल आ जाएगा कि चूंकि इसके बाद मेन वर्ब आ रहा है तो V3 में होना चाहिए। यहां पे ये एक मेन वर्ब है। कैसे पता चलेगा? इसके बाद कभी कोई मेन वर्ब नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा यहां पे पोजीशन का सेंस बनेगा। अगर मेरे पास एक कार है तो मेरा अधिकार भी तो है उस कार पे, जिसका मतलब यह है कि मैं पोजीशन की ही तो बात कर रहा हूं। तो यहां पे हैज लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल यहां पे हैज लगेगा। इसका मतलब सेंटेंस दोनों सही है। यहां पे वो हेल्पिंग वर्ब है हैज, यहां पे हैज मेन वर्ब। इस तरीके से सेंटेंसेस बन सकते हैं। अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को देखूं तो लिखा था द जेंटलमैन हैड अ सूटकेस। यहां पे इसके बाद V3 नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां पे ये मेन वर्ब जैसा ट्रीट हुआ जो मैंने लिखा था। यहां पोजीशन है कि उस व्यक्ति के पास
एक सूटकेस है तो सूटकेस पे उसका अधिकार है। अच्छा सूटकेस कैसा है? फुल विथ विग्स, वो बिल्कुल नकली बालों से भरा हुआ है, विग से भरा हुआ है, ऑर्नामेंट से भरा हुआ है, आभूषणों से भरा हुआ है और ड्रेसेस से भरा हुआ है। अच्छा कोई चीज जब किसी चीज से भरी हो तो उसे फुल विथ विग्स बोलेंगे या फुल ऑफ विग्स बोलेंगे? ये तो यार बचपन वाला कॉन्सेप्ट है। आई हैव अ बुक शेल्फ फुल ऑफ बुक्स, मेरे पास एक किताब रखने की जगह है जो किताबों से भरी हुई है, तो फुल ऑफ होता है ना, फुल विथ थोड़ी होता है। ही इज अ पर्सन फुल ऑफ इमोशंस, वो भावनाओं से भरा हुआ व्यक्ति है, सो फुल ऑफ होता है, विथ थोड़ी होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 15। लिखा ही वॉज इनफ टॉल टू बी एडमिटेड इन टू द आर्म्ड फोर्सेस। अब देखो इसको बच्चों ने रट लिया है कि जहां पे भी इनफ लिखा होगा उसको हमेशा अगले वाले वर्ड के बाद लिख देंगे तो ही वॉज टॉल इनफ हो जाएगा। नो डाउट आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो जरा इसको बनाओ तो ही हैज नॉलेज इनफ ऑफ द सब्जेक्ट। क्या ये सेंटेंस सही है? सोच लो आराम से। नहीं भाई साहब क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है? यहां पे ही हैज नॉलेज इनफ नहीं होगा, ही हैज इनफ नॉलेज होगा। अब आपको लगेगा, जो बच्चे ऊपर ऊपर सुपरफिशियल तरीके से अभी तक जिन्होंने रूल सिर्फ याद किया है उनको लगेगा कि सर ये उल्टा क्यों बोल दिया आपने। हमने तो सीधा सीधा रूल पढ़ा है कि इनफ जहां पे भी रहेगा उसको उसके बाद वाले वर्ड के बाद में टिका देंगे। सो इनफ टॉल, टॉल इनफ हो गया। स्मार्ट इनफ सही है, इनफ स्मार्ट नहीं हो सकता। फिर यहां पे नॉलेज इनफ, इनफ नॉलेज क्यों नहीं होगा? या उल्टा बोल रहा हूं, नॉलेज इनफ क्यों नहीं होगा, इनफ नॉलेज क्यों होगा? देखो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप इनफ को कैसे यूज कर रहे हो। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इनफ का दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एक जगह जहां पे ये एक एडजेक्टिव होता है और एक जगह जहां पे ये एक एडवर्ब होता है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर ये एक एडजेक्टिव है तो ये एक नाउन को क्वालिफाई करेगा और अगर ये एक एडवर्ब है तो ये किसी एडजेक्टिव या किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा। ठीक, आगे की बात सुनना। जब भी कभी आप इनफ को एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो हमेशा इनफ नाउन के पहले लिखाता है। मतलब जब इनफ एक एडजेक्टिव है तो हमेशा ये स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, मतलब इनफ प्लस नाउन। जबकि जब आप इसको एज एन एडवर्ब यूज करते हैं तो हमेशा ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा। आ जाओ, पहला टाइप, व्हेन इनफ मॉडिफाइज अ नाउन, मतलब कहना यह चाह रहा है कि जब आप इसको एडजेक्टिव जैसा यूज करेंगे। इनफ कम्स बिफोर द नाउन। एग्जांपल देखो, वी हैव इनफ टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट। इनफ के बाद देखना क्या आया था, टाइम। क्या टाइम एक एडजेक्टिव है? नहीं, टाइम एक नाउन है। अगर ये एक नाउन है तो इनफ पहले लिखाएगा। देयर आर इनफ चेयर्स फॉर एवरीवन। चेयर्स क्या एडजेक्टिव है? नहीं, वो नाउन है। इसका मतलब इनफ पहले आएगा। शी डिडंट हैव इनफ मनी टू बाय द प्रोजेक्ट। मनी नाउन है तो उसके पहले इनफ आएगा। मतलब जब आप एक नाउन के साथ इसको यूज कर रहे हो, एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हो, तो इनफ हमेशा पहले लिखाता है। अच्छा, पलट देते हैं इसको। अब क्या है कि जहां पे ये एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करें, मतलब जहां पे एक एडवर्ब जैसा यूज हो रहा है, वहां क्या होगा? ही इज टॉल इनफ। अंतर समझना, ये टॉल जो है ये एक एडजेक्टिव होता है तो इनफ इसके बाद आ रहा है। द सूप इज हॉट इनफ। हॉट एक एडजेक्टिव है तो इनफ इसके बाद आ रहा है। शी वॉज स्मार्ट इनफ, तो ये इनफ जो है, सॉरी स्मार्ट जो है वो एक एडजेक्टिव है तो इनफ इसके बाद आ रहा है। When enough modifies an adverb, जब ये एडवर्ब के लिए यूज किया जाए, फॉर एग्जांपल ही रन्स फास्ट इनफ, ये फास्ट एक एडवर्ब था जिसके लिए यूज किया जा रहा है और इनफ उसके बाद आ रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जब आप इनफ को एज एन एडजेक्टिव यूज करो तो वो हमेशा पहले लिखाएगा, एज एन एडवर्ब यूज करो तो हमेशा बाद में लिखाएगा। अब जो एग्जांपल मैंने यहां बोला था, लिखा ही हैज नॉलेज इनफ। ये नॉलेज क्या होता है भाई? नॉलेज क्या होता है? नॉलेज नाउन है, जिसका मतलब आप यहां पे इनफ को कैसे यूज कर रहे हैं? एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। तो जब आप एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो हमेशा एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा, जिसका मतलब है इनफ नॉलेज होगा, इनफ नॉलेज होगा। जबकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? ही वॉज इनफ टॉल, ही वॉज इनफ टॉल। अच्छा, ये टॉल क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब इनफ पहले नहीं हो सकता, इनफ को बाद में लिखना पड़ेगा। और क्या लिखना पड़ेगा? टॉल इनफ। उम्मीद करता हूं कि यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, इफ यू प्लांट अ सीड यू विल बी नोटिस्ड दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। लिखा है कि इफ यू प्लांट अ सीड, इफ कंडीशनल सेंटेंस है ये। इफ यहां का कंडीशन है, यू सब्जेक्ट है, प्लांट, प्लांट मतलब पौधा भी होता है, प्लांट मतलब किसी चीज को बोना भी होता है।
ठीक है। सो लिखा है कि इफ यू प्लांट अ सीड, अगर तुम एक बीज बोते हो, यू विल बी नोटिस्ड। मुझे दिख रहा है यहां पे बी के साथ V3 लगा हुआ है, जहां पे बी नोटिस्ड लिखा हुआ है। फिर से पुराने स्लाइड को रेफर करना, यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में, क्योंकि बी का फॉर्म है उसके बाद V3 है। अच्छा, जहां भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है इसका एक ही मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट है आपका वो एक्शन का रिसीवर है, डूअर नहीं। तो क्या लिखा था, यू विल बी नोटिस्ड, जिसका मतलब है हमारा सब्जेक्ट क्या था, यू, वर्ब क्या था, नोटिस। तो यहां पे मीनिंग ये बन रहा है कि तुम्हें नोटिस किया जाएगा। जब भी तुम कोई बीज बोते हो तुम्हें नोटिस किया जाएगा, दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो, कि उसे उगने में कुछ वक्त लगता है। इट किसके लिए आ रहा है, सीड के लिए आ रहा है, कि जो बीज है उसे उगने में कुछ वक्त लगता है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना कि जब भी तुम कभी या अगर तुम कोई बीज बोते हो तो तुम्हें नोटिस किया जाएगा कि उसे उगने में वक्त लगता है। गलत है ना, हॉरिबल साउंड कर रहा है। होना क्या चाहिए था कि जब भी तुम कोई बीज बोते हो तुम नोटिस करोगे, जिसका मतलब है जिसे हमने यहां का सब्जेक्ट माना है यू को, ये यू यहां के एक्शन का रिसीवर नहीं हो सकता, इसे एक्शन का डूअर होना है। इसे नोटिस नहीं किया जा रहा, ये नोटिस करेगा, जिसका मतलब है इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस होना चाहिए, यू विल बी नोटिस्ड नहीं होगा। पैसिव वॉइस नहीं हो सकता, हमें एक्टिव में लिखना है। तो एक्टिव में क्या करेंगे, जो फ्यूचर टेंस है टेंस तो सेम रहेगा, तो हमने विल यूज किया, इसके बाद बेस फॉर्म लगता है, लगा दो बेस फॉर्म, क्या हो जाएगा, यू विल नोटिस। आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। लिखा है देयर कैन बी प्रीशियस डायमंड्स एंड मेटल्स इन द सरफेस जस्ट बिलो यू। लिखा है कि बहुत ही ज्यादा प्रीशियस, बहुत ही ज्यादा कीमती डायमंड्स और मेटल्स हो सकते हैं। कहां हो सकते हैं, सतह पर, जस्ट तुम्हारे नीचे, मतलब हमारे पांव के नीचे जो सतह है ना, उस सतह के नीचे बहुत ही ज्यादा, उस सतह के सरफेस पे बहुत प्रीशियस डायमंड्स हो सकते हैं, बहुत प्रीशियस मेटल्स हो सकते हैं। ये वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जहां पे क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया था द सरफेस, और क्या प्रीपोजिशन यूज किया, इन। ये वन ऑफ द यूट्यूब वीडियोस में मैं कवर कर चुका हूं, पर मैं इस पूरे कोर्स में ये मानकर चलूंगा कि आपने मेरा कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखा है, तो अगर वहां से कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे तो मैं रिपीट करूंगा, ठीक है। तो मैंने, जो पुराने बच्चे यूट्यूब वीडियोस हैं उनको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, नए बच्चों सुन लो एक बार। मैंने कई बार ये बताया है कि ये डिफरेंस बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन और ऑन में क्या डिफरेंस होता है, देखो, इन आप वहां बात करते हो जहां पे आप किसी चीज के सरफेस के अंदर होते हो, किसी चीज के अंदर होना, उसे वो इन कहलाता है। ऑन का मतलब होता है जब आप किसी चीज के सरफेस पे होते हो, उसे ऑन कहते हैं। इस चीज को और बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक डायग्राम का एक इमेज की हेल्प ले रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। क्या लिखा हुआ है, द किटन्स आर इन द बॉक्स। अब ये इन क्यों लिखा गया है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ये बॉक्स के ऊपर नहीं बैठे, एक बॉक्स है जिसके अंदर घुस के ये बैठे हुए हैं। चूंकि इसके अंदर घुस के बैठे हुए हैं, वहां पे क्या प्रीपोजिशन अप्रोप्रिएट है, इनअप्रोप्रिएट है। आ जाओ अगले वाले एग्जांपल पे, द मग इज ऑन द टेबल। क्या आपको यह दिख रहा है कि ये एक टेबल का सरफेस है और जो मग है वो इस सरफेस पे रखा हुआ है। तो जब कभी भी आप किसी सरफेस की बात करोगे और उस सरफेस में जब भी कुछ रखा होगा तो वहां पे हमेशा ऑन लगता है। जबकि आप जब किसी बॉक्स की बात करोगे, लेट्स से ये एक बॉक्स है और आप इसके अंदर कुछ रख रहे हैं ना, तो वहां पे हमेशा इन का इस्तेमाल होगा। अगर मैं ये मार्कर जिससे मैं लिख रहा हूं, अगर उस मार्कर को मैं अपनी हथेली पे रखूं तो ऑन माय पाम होगा कि इन माय पाम होगा, सोच के बताना। ऑन माय पाम होगा कि इन माय पाम होगा, ऑब्वियसली ये ऑन माय पाम होगा, इसलिए क्योंकि मैंने अपने हथेली के सरफेस पे रखा है। पर अगर मान लो मैं कोई चिप अपनी हथेली के अंदर डाल लूं, मान लो मैं कहीं का एक इंटेलिजेंस एजेंट हूं और मुझे किसी और कंट्री भेजा जाए जासूसी करने के लिए, और मेरे हाथ के मतलब ऊपर के लेयर को काट के उसके अंदर स्किन के अंदर डाल दिया जाए एक चिप, तो क्या बोलेंगे, चिप इज इन माय पाम या ऑन माय पाम? ऑब्वियसली तब इन होगा, क्योंकि वो मेरे सरफेस के नहीं उसके अंदर डाला गया है। मतलब समझ पा रहे हो ना? तो इन हमेशा किसी चीज के अंदर होने का बोध कराता है, जबकि ऑन का मतलब होता है सरफेस पे होना। अब देख लो यहां क्या बोला गया था, यहां पे सरफेस ऑलरेडी बता दिया गया कि सरफेस पे होगा। अगर सरफेस पे होगा तो इन कैसे लगाओगे, फिर क्या होना चाहिए था, ऑन द सरफेस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। लिखा है कि वॉट एवर अ राइटर पुट्स इनटू अ स्टोरी प्रोबेबली कम्स विथ हिज ओन लाइफ एक्सपीरियंस। लिखा है कि वॉट एवर अ राइटर यहां का सब्जेक्ट है, राइटर सिंगुलर है तो उसके लिए पुट्स आया है, वर्ब का पांचों फॉर्म, यहां पे कोई एरर नहीं है जिन बच्चों को नहीं पता।
जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा आप वहां पे V5 यूज करेंगे, और जब भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा आप वहां पे V1 यूज करेंगे। बीच बीच में कॉन्सेप्ट्स में बताता रहूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही राइट नहीं होता, ही राइट्स होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ही सिंगुलर है, उसके साथ हमेशा वर्ब का पांचवा फॉर्म आएगा, राइट्स होगा। सो राइटर यहां पे सिंगुलर था, उसके लिए पुट्स आया था। लिखा है कि वट एवर राइटर पुट्स इनटू अ स्टोरी, एक लेखक जो है ना अपनी कहानी में जो भी चीज डालता है, प्रोबेबली कम्स, जो भी चीजें वो डालता है वो कहां से आती हैं, वो आती हैं कम्स विथ हिज ओन लाइफ एक्सपीरियंस, वो अपने अनुभवों से डालता है। जिसका मतलब यह है आप यहां पे किसी चीज के सोर्स की बात कर रहे हैं। अभी जो लिखा है पता उसकी हिंदी क्या होगी, कि जो भी एक राइटर लिखता है वो अपने जीवन के अनुभवों के साथ लिखता है, साथ डालता है नहीं, वो अपने जीवन के अनुभवों से जो सीखता है वो डालता है। जिसका मतलब है आप यहां पे से का सेंस बोल रहे हो, के साथ का नहीं है, हिंदी के लिए बता रहा हूं, पर हिंदी से हम सॉल्व नहीं करेंगे। हम ये समझ रहे हैं कि यहां पे ये बोला जा रहा है कि जो राइटर है वो अपनी स्टोरी में जो भी चीजें डालता है ना, वो कहां से आती हैं, वो उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस से आती है। तो सोर्स क्या है उसकी कहानियों का, उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो जब भी कभी आप किसी सोर्स की बात करते हो तो वहां पे हमेशा फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। क्या प्रीपोजिशन लगता है, फ्रॉम। तो सही क्या है कि वॉट एवर अ राइटर पुट्स इनटू अ स्टोरी प्रोबेबली कम्स फ्रॉम हिज ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस, नॉट फ्रॉम कम्स विथ हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो आंसर होगा विथ के जगह पे फ्रॉम। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है सारे। क्वेश्चन नंबर 19, यंग साइंटिस्ट्स, सब्जेक्ट क्या है, साइंटिस्ट्स, यंग उसका एडजेक्टिव था। अच्छा सब्जेक्ट ना हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन या नाउन क्लॉज या नाउन फ्रेज यही हो सकता है। यहां पे हम यंग को सब्जेक्ट नहीं मान सकते। यंग मतलब होता है जवान या कम उम्र का, जो कि एक एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होगा, हमेशा कौन होगा, एक नाउन या एक प्रोनाउन। साइंटिस्ट यहां का सब्जेक्ट होगा। तो क्या लिखा हुआ है, यंग साइंटिस्ट। अच्छा साइंटिस्ट प्लूरल है तो उसके साथ हैव लगा हुआ है। यंग साइंटिस्ट हैव फ्रेश आइडियाज, फिर से वही बात है सर, इसके बाद V3 नहीं है, क्यों होगा, ये तो मेन वर्ब है। यहां पोजीशन की बात हो रही है कि यंग साइंटिस्ट के पास क्या है, उनके पास फ्रेश आइडियाज है, तो उनका अधिकार है फ्रेश आइडियाज पे। यहां तक तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं मिला। दे आर, दे किसके लिए आ रहा है, साइंटिस्ट के लिए आ रहा है, तो ये भी सही है, सब्जेक्ट है यहां का। दे के साथ आर लगता है, ये भी सही है, लिंकिंग वर्ब है यहां का। एम्बिशियस, वो लोग क्या है, वो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है, एडजेक्टिव है, यहां भी कोई एरर नहीं है। एंड हाईली प्रोडक्टिव, वो लोग एम्बिशियस हैं और वो लोग प्रोडक्टिव हैं, ये भी एडजेक्टिव है। कैसे प्रोडक्टिव है, हाईली यहां का एडवर्ब है कि कैसे प्रोडक्टिव है भाई, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव है। तो यंग साइंटिस्ट जो है उनके पास फ्रेश आइडियाज है, वो एम्बिशियस है और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है। कहीं कोई एरर नहीं मिला, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। मैं सिर्फ आंसर देख के बोल नहीं रहा कि ये नो एरर है, मैं प्रूव कर रहा हूं आपके सामने कि ये नो एरर है। ऐसे बनाना सीखना, इसलिए सेंटेंस को तोड़ना अलग अलग पार्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। नो एरर वाले क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। लिखा है समटाइम्स आई एक्ट लाइक अ फूल एंड शी हैज टू स्टेप इनटू सेव मी। अब देखो पढ़ोगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा, पर एक्चुअली इसमें एरर है। समटाइम्स कभी कभार, आई सब्जेक्ट, एक्ट वर्ब, कैसे एक्ट करता हूं, लाइक अ फूल, एंड कंजंक्शन शी सब्जेक्ट, हैज वर्ब, टू स्टेप यहां का आपका इंफिनिटिव है, शी हैज टू स्टेप इनटू, टू स्टेप इनटू सेव मी, उसे बीच में आना पड़ता है मुझे बचाने के लिए। तो भैया बीच में आने के लिए ना बड़ी अकलमंदी से क्वेश्चन सेट किया था, स्टेप इन कहते हैं। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू गेट इन्वॉल्व इन समथिंग। ठीक है, जैसे आपका झगड़ा हो रहा है आपकी वाइफ के साथ और कोई तीसरा बोल रहा है तो आप कहते हैं दिस इज माय पर्सनल मैटर, डोंट स्टेप इनटू इट या डोंट स्टेप इन इट। सो जहां पे आप स्टेप इन बोल रहे हो इसका मतलब होता है इन्वॉल्व होना। ठीक, अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ था, सेव, जो कि बेस फॉर्म है, राइट। अब अगर आप इसको इनटू मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए इनटू छोड़ देते हैं, बहुत ही अच्छा चीज दिमाग में आया है। अगर हम यहां पे इनटू छोड़ देते हैं तो बताना एक प्रीपोजिशन होगा कि नहीं होगा। प्रीपोजिशन के बाद अगर हम कोई वर्ब लिखे तो वो आईएनजी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उस लॉजिक से तो फिर यहां सेविंग होना चाहिए था कि समटाइम्स आई एक्ट लाइक अ फूल एंड शी हैज टू स्टेप इनटू सेविंग मी, पर इसका हिंदी मतलब कुछ नहीं होगा। दूसरा मैंने बोला कि स्टेप इन अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू गेट इन्वॉल्व। फिर यहां पे सेव क्या कर रहा है, पता है सेव क्या कर रहा है, ये जो इनटू लिखा हुआ यही तो एरर है, इसको अलग अलग कर दो, इन और टू कर दो। इन स्टेप लेके चला गया और टू सेव के लिए आ गया। अब जब हमने टू के साथ सेव लिख दिया तो बताओ ये इंफिनिटिव हुआ कि नहीं हुआ, टू सेव इंफिनिटिव हुआ कि नहीं हुआ।
तो अब यहां पे सेव जस्टिफाइड है या नहीं है? एक बार फिर से शुरू से बता रहा हूं, फिर से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, कि लिखा हुआ था शी हैज टू स्टेप इन टू सेव मी। अगर हमने इसको अभी जैसा लिखा है उसमें कोई एरर ढूंढना चाहे तो इसमें सबसे पहला एरर जो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है वो ये है कि इनटू एक प्रीपोजिशन, इसके बाद बेस फॉर्म नहीं हो सकता। मैं बता चुका हूं रीजन क्यों नहीं हो सकता। तो यहां पे हमेशा आईएनजी होगा। अगर यहां पे हमेशा आईएनजी होगा तो इनटू के बाद तो सेविंग होना चाहिए था, है क्या? नहीं है। इसका मतलब यहां पे एरर है। अब आप इसी पार्ट में एरर करोगे, पर मैं कह रहा हूं तब भी नहीं सुधरेगा, क्योंकि स्टेप इनटू सेविंग कोई मीनिंग ही नहीं देगा। स्टेप इनटू का मतलब होता है किसी चीज में इन्वॉल्व होना जो डिस्टर्बिंग है। एरर वो नहीं है, मतलब एरर वहीं पर है, पर सुधार हम ऐसे नहीं सकते। क्या कर सकते हैं, हम इसको स्प्लिट करेंगे। हम कर देंगे सबसे पहले इनटू को तोड़ के इन और टू अलग अलग। इन लेके जाएगा स्टेप इन, उससे फायदा ये होगा कि ये फ्रेजल वर्ब अपने आप में कंप्लीट हो गया। और फिर टू को हम प्रेपोजिशन नहीं मान रहे हैं, हम टू को इन्फिनेटिव मान रहे हैं, जहां पे टू सेव के साथ लगे टू सेव बना रहा है, इन्फिनेटिव बना रहा है। इसका मतलब टू सेव अपने आप में सही है, स्टेप इन अपने आप में सही है। एरर अभी भी वहां पे है जहां पे आपने ये सोच के एरर मारा था कि सेविंग होगा, पर रेक्टिफिकेशन सही है कि स्टेप के साथ इन लगेगा, टू के साथ सेव लगेगा। अगेन बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 21, अ मिसअंडरस्टैंडिंग हैज क्रेप्ट बिटवीन ही एंड हिज सिस्टर। अ मिसअंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है, हैज यहां का वर्ब है। कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब आ रहा है। कौन सा मेन वर्ब आ रहा है? क्रेप्ट, क्रीप। क्रीप का मतलब होता है रेंग के आना, क्रेप्ट उसका V3 है, तो कोई एरर नहीं है। कह रहा है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है रेंगते हुए, किसके किसके बीच में? बिटवीन ही एंड हिज सिस्टर। एरर मिल गया है। बिटवीन क्या है? एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है, जिसको हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अच्छा, अगर इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है तो ही कौन सा इंग्लिश में ऑब्जेक्ट है? ही तो नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? हिम। तो एरर है या नहीं है? बिल्कुल एरर है। यहां पे ही नहीं होगा, इसके जगह पे हिम होना चाहिए, ये वाला एरर है। क्वेश्चन नंबर 22 पे बढ़ेंगे। लिखा है कंटेंटेड पीपल, नया वर्ड है, नोट करना। कंटेंटेड का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाइड, संतुष्ट लोग। तो लिखा है कि कंटेंटेड पीपल सेल्डम कंप्लेंट अगेंस्ट देयर फेट। बेहतरीन सवाल। लिखा है ऐसे लोग, पीपल यहां का सब्जेक्ट है, कंटेंटेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सेटिस्फाइड, मैंने बता दिया आपको। लिखा है कि ऐसे लोग जो बहुत संतुष्ट हैं, सेल्डम मतलब होता है ना के बराबर, ये एडवर्ब है जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि काम कितनी बार होता है, काम ना के बराबर होता है। तो लिखा है कि ऐसे लोग जो बहुत संतुष्ट है ना जीवन से, दे सेल्डम कंप्लेंट अगेंस्ट। अगेंस्ट क्या है? प्रेपोजिशन है। देयर फेट ये उसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इस पूरे सेंटेंस में कहीं पे भी कोई वर्ब नहीं आया। कंप्लेंट मतलब होता है शिकायत। आपने सुना होगा कंप्लेंट दर्ज करानी है, हिंदी मतलब है शिकायत। ये एक नाउन है। अच्छा, ये क्या था? सब्जेक्ट था, उसके बाद तो वर्ब चाहिए था। ये तो एडवर्ब है, ये तो, इससे तो अभी फिलहाल हमारा कोई इंपॉर्टेंस नहीं सेंटेंस में। लिखा कंटेंट पीपल कंप्लेंट अगेंस्ट। आपको नहीं लग रहा कि कंप्लेंट वर्ड यहां पे गलत है? नाउन है। आप क्या कहना चाह रहे थे कि जो संतुष्ट व्यक्ति होते हैं ना, वो ना के बराबर कंप्लेन करते हैं अपनी किस्मत को लेके, ना के बराबर शिकायत करते हैं अपनी किस्मत को लेके। तो शिकायत करते हैं बोल रहे हो ना आप वर्ब बोल रहे हो, तो नाउन क्यों लगा रहे हो फिर यहां पे? वर्ब क्या होता है? कंप्लेन, जिसका मतलब होता है शिकायत करना। बड़ा ही अच्छा सवाल था। सो कंप्लेंट, अच्छा गलती लिख दिया था मैंने। कंप्लेंट एक नाउन होता है, कंप्लेन एक वर्ब होता है। इस बात का ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कंप्लेंट एक नाउन होता है, कंप्लेन एक वर्ब होता है। राइट? हमें यहां पे वर्ब चाहिए था, तो हम कंप्लेंट नहीं यूज करेंगे, हम कंप्लेन यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। लिखा है इन मैनी प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पे, रिस्टोरिंग मैनग्रोव फॉरेस्ट, जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है ना उनको रिस्टोर करना, कैन बी एन एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। वो एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी हो सकती है। इन प्रेपोजिशन, प्लेसेस उसका ऑब्जेक्ट, इन मैनी प्लेसेस, यहां पे तो कोई एरर नहीं है। रिस्टोरिंग एक जेरेंड जैसा यूज हो रहा है यहां पे, और ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, नाउन है। क्या रिस्टोर करने की बात की जा रही है? मैनग्रोव फॉरेस्ट को रिस्टोर करने की बात की जा रही है, जो कि यहां का रिस्टोरिंग का ऑब्जेक्ट है। तो लिखा है कि रेस्टोरिंग मैनग्रोव फॉरेस्ट, जिसका मतलब है मैनग्रोव फॉरेस्ट को फिर से उगाना या बचाना। कैन बी, कैन एक मॉडल है, मॉडल के बाद बेस फॉर्म होता है, कैन बी, यहां तक तो कोई एरर नहीं है। एन एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। अच्छा, स्ट्रैटेजी तो नाउन होता है, राइट? स्ट्रैटेजी मतलब प्लानिंग, प्लानिंग तो नाउन है।
इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव इसका एडजेक्टिव है कि भैया कैसी स्ट्रेटेजी है, इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। फिर एक्सट्रीम क्या है? क्या हम एक्सट्रीम और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी के लिए लगा रहे हैं? क्या आपने कभी ऐसा बोला है कि ही इज अ गुड बेटर बॉय, ऐसे बोला है क्या? नहीं ना। आप जब कहते हैं, ये इसी एग्जांपल समझाता हूं, बेहतर समझ में आएगा। आप जब कह रहे हैं स्ट्रैटेजी, तो इसके लिए इफेक्टिव आ रहा है, इसके लिए एडजेक्टिव आ रहा है। अब या तो मैं बोलूं कि एक्सट्रीम, क्योंकि ये भी एडजेक्टिव होता है, या तो मैं बोलूं कि एक्सट्रीम स्ट्रैटेजी है, या तो मैं बोलूं कि इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। दोनों में से कुछ एक बोलूंगा, क्योंकि दोनों के दोनों हम स्ट्रैटेजी के लिए लगा रहे हैं। तो या तो मैं बोलूं कि एक्सट्रीम स्ट्रैटेजी है, या तो मैं बोलूं कि इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। सेंटेंस पढ़ के जो समझ में आ रहा है कि इफेक्टिव तो बिल्कुल सही है, कि ये एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। फिर ये एक्सट्रीम आ क्यों रहा है? एक्चुअली ये एक्सट्रीम आ रहा है इसकी डिग्री को बढ़ाने के लिए, कि कितना इफेक्टिव है भाई, बहुत इफेक्टिव है। इसका मतलब ये है, ये एक एडजेक्टिव के लिए आ रहा है। हमने ये रूल पढ़ा है कि अगर हम किसी एडजेक्टिव या किसी वर्ब को क्वालिफाई कराएं, तो ये काम केवल और केवल एक एडवर्ब कर सकता है। अगर ये काम केवल और केवल एक एडवर्ब कर सकता है, तो एक्सट्रीम इफेक्टिव होगा या एक्सट्रीमली इफेक्टिव होगा? आंसर है एक्सट्रीमली इफेक्टिव होगा। ठीक है, फिर से समझा रहा हूं, फिर से सुनना। बीच में मैं थोड़ा सा लड़खड़ा गया था बोलने में, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, एब्सेंट माइंडेड हो गया था। ठीक है, मैं दोबारा समझा रहा हूं, फिर से सुनना। मैं कह रहा हूं कि यहां पे लिखा था कैन बी एन एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी एक नाउन है जिसके लिए इफेक्टिव आ रहा है, जो कि इसका एडजेक्टिव था। उसके पहले एक्सट्रीम आ रहा है, जो फिर से एक एडजेक्टिव है। भाई अगर हम एक इफेक्टिव के लिए कोई वर्ड लगाना चाहते हैं, तो हम एडजेक्टिव थोड़ी ना लगाएंगे। हम क्या लगा सकते हैं? हम लगा सकते हैं एक एडवर्ब, क्योंकि एक वर्ब को और एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने की क्षमता केवल और केवल एडवर्ब में है। इसका मतलब एक्सट्रीम नहीं हो सकता, हमें इसको एडवर्ब बनाना पड़ेगा। कैसे बना सकते हैं? एलवाई लगा के। तो क्या हो जाएगा? एक्सट्रीमली इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। द हेलीकॉप्टर ऑफ द एनिमीज, हेलीकॉप्टर यहां का सब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन ये उसके आगे का ऑब्जेक्ट। हॉवर्ड, ऐसे एक जगह से ना ऐसे घूमना, उसको हॉवर्ड कहते हैं। ठीक है, मंडराना एग्जैक्ट हिंदी होगा इसका। द हेलीकॉप्टर ऑफ द एनिमीज होवर्ड एग्जैक्ट ओवर। अच्छा, एग्जैक्ट क्या होता है जरा देखो तो। जहां तक मुझे पता है एक एडजेक्टिव होता है। मुझे कैसे पता चला? मुझे याद है क्या? याद कुछ नहीं है, मैं यूज कर लेता हूं। जैसे कि मुझे इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सॉल्यूशन क्या है? नाउन। एग्जैक्ट क्या होगा? एडजेक्टिव। जब भी आपको यह पकड़ना हो ना, ये एडजेक्टिव है कि नाउन है कि प्रोनाउन है, जस्ट 2-3 वर्ड लगा के कोई फ्रेज बना लो, तुरंत समझ में आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ये सही है ना? एग्जैक्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? नाउन होता है। उसको जो क्वालिफाई करेगा वो क्या होगा? ऑब्वियसली एडजेक्टिव होगा। तो क्या होना चाहिए था? एग्जैक्ट सॉल्यूशन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? इसका मतलब यह है कि एग्जैक्ट जो लिखा हुआ है वो एक एडजेक्टिव होता है। अच्छा, यहां सेंटेंस को अगर हम देखें, तो ये एग्जैक्ट का पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है सेंटेंस में? क्या ये हेलीकॉप्टर के लिए आया है कि हेलीकॉप्टर बिल्कुल एग्जैक्ट है? नहीं नहीं नहीं। अगर आप आगे सेंटेंस पढ़ोगे तो लिखा हुआ था कि जो दुश्मन है ना, उनके बंकर के ठीक ऊपर ये घूम रहा था। जिसका मतलब है ये घूमने के लिए आ रहा है। कि कहां घूम रहा था भाई? ये ठीक उनके बंकर के ऊपर घूम रहा था। जिसका मतलब है ये हॉवर्ड के लिए आ रहा है। अगर हॉवर्ड के लिए आ रहा है तो ये तो एक वर्ब है, तो जो इसको क्वालिफाई करेगा उसका तो एडवर्ब होना जरूरी है। हम एक एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे बना सकते हैं? एलवाई लगा के बना सकते हैं। क्या लिखा हुआ था? एग्जैक्ट ओवर। एलवाई लगा दो, क्या बन जाएगा? एग्जैक्टली ओवर। तो आंसर क्या होगा? एग्जैक्ट नहीं होगा, एग्जैक्टली होगा। 25 पे बढ़ेंगे। लिखा ही टुक अ हरीड ग्लांस ऑन द न्यूज़पेपर एंड स्विफ्टली लेफ्ट फॉर वर्क। लिखा है कि उसने, ही सब्जेक्ट है, टुक यहां का वर्ब है। ही टुक व्हाट? अ ग्लांस। ग्लांस मतलब होता है एक नजर फिराना। कैसा ग्लांस था? बहुत तेजी से, मतलब उसने एक सरसरी निगाह फेरी। ही टुक अ हरीड ग्लांस, किस पे? न्यूज़पेपर पे। एरर मिल गया। ऑन द न्यूज़पेपर क्यों? सरफेस देख रहा है क्या न्यूज़पेपर का? वो तो न्यूज़पेपर का कंटेंट देख रहा है ना, कि उसके अंदर क्या है। तो यहां पे ऑन नहीं होगा, यहां पे एट होगा। ही टुक अ हरीड ग्लांस एट द न्यूज़पेपर। अब डालो एक नोट, और नोट में लिखना आमतौर पर लुक के साथ, ग्लांस के साथ, स्टेयर के साथ एट का प्रयोग होता है। ये जो देखने के सेंस में यूज किया जाता है ना, स्टेयर मतलब होता है घूरना, ग्लांस मतलब होता है एक नजर फिराना, लुक मतलब होता है देखना। इनके साथ आमतौर पर एट प्रीपोजिशन आता है। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। ही वाज स्टेयरिंग एट मी, मुझे घूर रहा था।
सो लुक के साथ, ग्लैंस के साथ, स्टेयर के साथ आमतौर पर एट जो है वो प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। इसको नोट डाल के लिख लेना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है द मॉल जस्ट ओपन एंड द विजिटर्स अराइव्ड नाउ। मॉल जो है वो अभी अभी खुला और विजिटर्स अभी अभी आए हैं। यहां पे दो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जस्ट और नाउ। ये दोनों बता रहे हैं कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, और प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा टेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। क्योंकि जस्ट का मतलब क्या होता है, कोई काम अभी अभी खत्म हुआ है। अगर कोई काम अभी अभी खत्म हुआ है तो वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में लिखाता है। जैसे आई हैव जस्ट यूज्ड माय फोन, मैंने अभी अभी अपना फोन यूज किया। सो आई हैव जस्ट बोल रहे, आई जस्ट यूज्ड माय फोन नहीं हो सकता। अब देखते हैं इसमें, इस सेंटेंस में चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट हमें वो ढूंढना है। देखो सबसे पहले द मॉल इज जस्ट ओपनिंग, ये तो हो नहीं सकता, अभी मैंने बोला जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट लेता है। द मॉल जस्ट ओपन्स एंड द विजिटर्स अराइव्स, देखो ये ग्रामेटिकली एरर है क्योंकि विजिटर्स प्लूरल है तो इसके साथ अराइव्स नहीं हो सकता, अराइव होना चाहिए था, तो ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। द मॉल हैज जस्ट ओपनिंग, हैज के बाद V3 लगता है तो ये भी नहीं हो सकता, आंसर फिर एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर ए। द मॉल हैज प्रेजेंट परफेक्ट, उसके साथ V3 हैज जस्ट ओपन्ड एंड द विजिटर्स हैव अराइव्ड। क्वेश्चन नंबर 27 द ब्राइटेस्ट स्टार्स कैन बी 30,000 टाइम्स मोस्ट ल्यूमिनस देन द सन। पढ़ते पढ़ते आपको एरर मिल गया होगा। लिखा है द ब्राइटेस्ट स्टार्स, स्टार्स क्या है, यहां का सब्जेक्ट है, ब्राइटेस्ट क्या है उसके लिए एडजेक्टिव आया है, ठीक है। ये ब्राइटेस्ट कौन से डिग्री में है, देखो एडजेक्टिव के 3 डिग्री होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है कॉम्परेटिव, एक होता है सुपरलेटिव। फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा है ब्राइट, इसका कॉम्परेटिव क्या होगा, ब्राइटर, और सुपरलेटिव क्या होगा, ब्राइटेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है कि जो ब्राइटेस्ट स्टार्स है, जो सबसे ज्यादा चमकने वाले जो स्टार्स हैं, कैन बी, कैन एक मॉडल है, उसके साथ हमेशा बेस फॉर्म लगता है इसलिए बी आया है, बी बेस फॉर्म होता है। सो कैन बी 30,000 टाइम्स, वो 30,000 गुना ज्यादा ल्यूमिनस हो सकते हैं। लिखा है मोस्ट ल्यूमिनस, मोस्ट ल्यूमिनस, ल्यूमिनस का मतलब होता है चमक, चमकदार, ठीक है। सो वो ज्यादा ल्यूमिनस हो सकते हैं, ठीक। यहां तक तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं था। देन द सन, अब हमारा एरर स्टार्ट हो गया। आप जब किसी चीज में देन का इस्तेमाल करते हैं तो आप सेंटेंस को कॉम्पैरेटिव बनाना चाह रहे हैं, कॉम्पैरेटिव बनाना चाह रहे हैं। अगर आप सेंटेंस को कॉम्पैरेटिव बनाना चाह रहे हैं फिर यहां पे कॉम्पैरेटिव डिग्री यूज करिए ना, सुपरलेटिव क्यों यूज होगा, मोस्ट की जगह पे क्या होगा, मोर होगा। मैं ये नहीं कह सकता ही इज बेस्ट देन मी, ये गलत हो जाएगा, मी या आई जो लिखना चाहो गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, ही इज बेटर। क्यों, क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हो दो लोगों में, तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करो, बेटर यूज होगा। तो यहां पे लिखा हुआ था मोस्ट लुमिनस देन, मोस्ट लुमिनस देन नहीं होगा, कहां गया, मोर लुमिनस देन होगा। आंसर कौन सा है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया, सिंपल सवाल था। आगे बढ़ेंगे। द बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास व्हेन द टीचर केम। जब टीचर आए वो लड़का और उसके दोस्त क्लास से गायब थे। लिखा है द बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। बड़ा ही रटा रटाया एरर है, अगर आपने सिंटेक्स चैप्टर पढ़ा है, मैं एक बार दोहरा दे रहा हूं वो रूल। जब भी कोई सेंटेंस एज वेल एज से जुड़ा हो, इन एडिशन टू से जुड़ा हो, अलोंग विथ से जुड़ा हो, विथ से जुड़ा हो, तो वर्ब, जो भी वर्ब आएगा वो हमेशा फर्स्ट या फॉर्मर सब्जेक्ट को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है उसको फॉलो करता है। अब अगर हम क्वेश्चन देखें, लिखा है द बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। इसको ऐसे अगर समझे कि सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है द बॉय, दूसरा सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स। जुड़ा हुआ किससे है, एज वेल एज से। रूल मैंने क्या बोला, जब भी कोई दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हो वर्ब हमेशा पहले वाले को फॉलो करता है। पहले मतलब किसको फॉलो करेगा, बॉय को फॉलो करेगा। बॉय सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। यहां पे क्या लिखा हुआ था, वर एब्सेंट, वर की जगह पे क्या होना चाहिए था, वॉज एब्सेंट। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर्स अ पुडिंग इजंट शी। पुडिंग एक किस्म का खाने का एक स्वीट डिश है जो कि यूरोप में यूज किया जाता है, केक की तरह होता है। लिखा है कि हर शनिवार को तुम्हारी मां पुडिंग बनाती है, क्या नहीं बनाती ना। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग से, आपने पढ़ा होगा, मैं एक बार दोहरा दे रहा हूं। क्वेश्चन टैग बनाने के दो तरीके होते हैं या दो स्टेप्स होते हैं इसको बनाने के। पहला ही, हमेशा ये उस हेल्पिंग वर्ब से बनेगा जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में यूज किया गया है, राइट। तो हमेशा ये स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। दूसरा,
ये हमेशा सेंटेंस के टोन में कॉन्ट्रास्ट होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, हमेशा ऐसा ही बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि ही वॉज प्लेइंग, अब मुझे इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, कैसे बनाऊंगा ध्यान देना। सबसे पहले मैं देखूंगा सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब इसमें कोई नेगेटिव वर्ड होना चाहिए, नॉट हो, हार्डली हो, ऐसा कोई वर्ड होना चाहिए। लिखा हुआ ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं, इसका मतलब हमारा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनेगा। दूसरा, जो हेल्पिंग वर्ब लिखा गया उसको उठा के आगे लेके जाओ, तो मैं ये हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे लेके गया, क्या हो गया, वॉज। अब याद करो हमें नेगेटिव बनाना है तो वॉज नॉट बोले, उसी को शॉर्ट में वॉजंट बोल सकते हैं, और फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, तो क्या बनेगा, वॉजंट ही। समझ आ गया होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्या लिखा हुआ है कि एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर्स अ पुडिंग। सेंटेंस बिल्कुल पॉजिटिव है कि तुम्हारी मां हर सैटरडे को पुडिंग बनाती है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, तो यहां तो कोई एरर नहीं है कि नेगेटिव तो है। अब देख लेते हैं क्या हेल्पिंग वर्ब वाला पोर्शन ठीक है। यहां लिखा हुआ था इजंट, अच्छा इजंट को अगर हम तोड़ें तो इज नॉट बोल सकते हैं, इसका मतलब यह है हमारे सेंटेंस में कहीं ना कहीं इज होना चाहिए, क्या कहीं पे इज है, कहीं भी नहीं है, इसका मतलब एरर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा अब सवाल वो सुधारेंगे कैसे, सुधारना बहुत आसान है। क्या हम इस सेंटेंस में कहीं से कोई हेल्पिंग वर्ब निकाल सकते हैं, ऐसे क्लियरली तो नहीं दिख रहा, साफ साफ सामने तो नहीं दिख रहा, क्या कहीं से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले वर्ब पता करो, वर्ब क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर्स यहां का वर्ब है। अच्छा प्रिपेयर्स को अगर हम स्प्लिट करें, नेगेटिव करें, तो डज नॉट प्रिपेयर होगा, जिसका मतलब इसमें ऑलरेडी डज का एलिमेंट है, इसको हम डज प्रिपेयर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो जब हमें इसे नेगेटिव करना होगा तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, ही टॉक्स, इसको नेगेटिव बनाओगे तो क्या बोलोगे, ही नॉट टॉक्स, नहीं, क्या बनता है, ही डज नॉट टॉक। तो टॉक्स में ऑलरेडी डज है, आप जब इसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव करते हो तो डज निकल के बाहर आ जाता है क्योंकि मजबूरी होती है। सिमिलरली यहां पे जब हमें क्वेश्चन टैग बनाना है तो हमारी मजबूरी है कि हम इससे हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल लें, इसलिए प्रिपेयर्स में से हम डज को उठा के बाहर लेके जाते हैं और क्या हम बनाते हैं, हम बनाते हैं इससे डज नॉट, तो क्या बनेगा, डज नॉट शी। आंसर है 29 का ए। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पे, लिखा है द इन्वेस्टर्स वर पुट ऑफ बाय द डर्टी विसाज ऑफ द वर्कशॉप। दो चीजें नोट करने वाली हैं यहां पे। सबसे पहले पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, तो देखो पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को डिस्करेज करना, ठीक है, मतलब पसंद ना करना, बेसिकली उसको पुट ऑफ कहते हैं। और मैं बार बार कहता हूं फ्रेजल वर्ब पढ़ाते वक्त कि ओएफएफ ऑफ है तो मोर ऑफन देन नॉट वो नेगेटिव ही होगा। सो पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को डिस्करेज करना। दूसरा यहां पे एक वर्ड आया है विसाज, जिसका मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के जो एक्सप्रेशन है ना उनके लिए यूज किया जा रहा है। अब यहां पे क्या लिखा होता है कि जो इन्वेस्टर्स थे ना वो बहुत, उनका मूड खराब हो गया, उन्होंने बहुत डिस्करेज किया या उन्होंने अप्रूव नहीं किया। किसे अप्रूव नहीं किया, जो वर्कशॉप था, जो फैक्ट्री थी, उसका जो लुक था। यहां पे अब फैक्ट्री का कोई चेहरा तो नहीं होगा, फिर विसाज किसके लिए यूज किया गया, जो हुलिया है, जो जितना गंदा वो दिख रहा है, तो जो गंदगी थी वर्कशॉप की, जो दिख गंदा रहा था वर्कशॉप, उससे इन्वेस्टर्स पुट ऑफ हो गए। अब देखते हैं इसमें एरर कहां पर है। सब्जेक्ट क्या था, इन्वेस्टर्स, वर पुट, अच्छा देखना, वर पुट ऑफ। अगर मैं बोलूं कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो अब आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वर क्या है, बी का पास्ट फॉर्म, और इसके साथ हमने V3 यूज किया है, पुट, पुट का V2 भी पुट होता है, V3 भी पुट होता है, ये आपने बचपन में पढ़ा था। इसका मतलब ये है ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में। पुट ऑफ मतलब होता है डिसअपॉइंट, ठीक है। सो अब इन्वेस्टर्स किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर रहे, इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट किया जा रहा है। और सेंटेंस का सेंस भी यही था कि इन्वेस्टर्स का मूड खराब हो गया। इन्वेस्टर्स ने मूड खराब नहीं किया, इन्वेस्टर्स का मूड खराब हो गया। किससे मूड खराब हो गया, जो गंदगी थी वर्कशॉप में उससे। इसका मतलब पुट ऑफ भी यहां पे सही लग रहा है, ये जो पैसिव वॉइस में ये भी सही लग रहा है। अच्छा बाय प्रीपोजिशन है, किससे, द डर्टी विसाज, किससे उनका मूड खराब हो गया, जो खराब सूरत थी। विसाज यहां का नाउन है, डर्टी उसका एडजेक्टिव है, तो यहां पे भी कोई एरर नहीं है, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट मिला हुआ है। ऑफ प्रीपोजिशन ये उसका ऑब्जेक्ट वर्कशॉप, यहां भी कोई एरर नहीं है, तो आंसर तो भैया नो एरर होगा। फिर कहीं कोई एरर मिल नहीं रहा हमें। 31 पे जाएंगे, लिखा ओवर द इयर्स, सालों में, हाल के सालों में, द थ्रेट ऑफ साइबर अटैक्स ऑन सैटेलाइट्स हैज गॉटन मोर डायरर। लिखा हुआ है कि जो खतरा है ना, ओवर द इयर्स, जो खतरा है, सब्जेक्ट है यहां का, ऑफ प्रीपोजिशन ये उसका ऑब्जेक्ट, द थ्रेट ऑफ साइबर अटैक्स, ऑन प्रीपोजिशन ये उसका ऑब्जेक्ट, ऑन सैटेलाइट्स, हैज गॉटन। हैज यहां पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट थ्रेट था जो कि सिंगुलर था, इसलिए हैज लिखा हुआ है, हैज के साथ V3 लगता है। यहां तक तो मैं कोई एरर नहीं मिल रहा। आगे लिखा हुआ है मोर डायरर, DIRE, डायर का मतलब होता है सीरियस,
राइट, जघन्य जिसे कहते हैं। सो मोर डायरेक्ट का मतलब है और सीरियस हो गया, जो साइबर अटैक का खतरा है ना सैटेलाइट्स के ऊपर, वो और ज्यादा जघन्य हो गया है। अब बात को समझना, मैं बोल रहा हूं कि ही इज टॉलर, और मैं बोल रहा हूं ही इज मोर टॉलर, तो इससे क्या वो 2 फुट और लंबा हो गया? नहीं, उल्टा सेंटेंस में सुपरफ्लुअस एरर हो गया। क्या एरर है? आपने जब टॉलर बोला तो सेंटेंस कंपैरिजन में आ गया ना, यहां पे भी जब टॉलर यूज करेंगे तो सेंटेंस कंपैरिजन में आ गया, फिर मोर क्यों यूज कर रहे हो? मोर का इस्तेमाल कहां किया जाता है? जहां पे हम एक ऐसे एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं जिसके आगे ईआर नहीं लगाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ब्यूटीफुल बोलेंगे तो ब्यूटीफुलर कुछ नहीं होता, इसलिए हम उसको मोर ब्यूटीफुल बोलते हैं, पर पर्पस तो वही है ना। आप मोर यूज कर रहे हो या ईआर यूज कर रहे हो, बना तो कॉम्परेटिव ही रहे हो। इसीलिए डबल कॉम्परेटिव या डबल सुपरलेटिव को हमेशा अवॉइड करना होता है। यहां लिखा हुआ था मोर डायरर, क्या कैसे फॉर्म चलता है? डायर, डायरर, डायरेस्ट, ठीक है, ये फॉर्म चलता है। इसका मतलब यह है कि यहां पे मोर और डायरर साथ में नहीं होगा, यहां से हम मोर को रिमूव कर देंगे। 32, आफ्टर द थीव्स हैड लेफ्ट, चोरों के चले जाने के बाद, यह सब्जेक्ट है, हैड के बाद V3 लगा हुआ है, ये यहां का वर्ब है। जॉर्ज क्रेप्ट स्लो आउट ऑफ हिज रूम, आउट ऑफ हिज रूम, जॉर्ज यहां का सब्जेक्ट था, क्रेप्ट यहां का वर्ब था, सेंटेंस पैसिव वॉइस, सेंटेंस पास्ट टेंस में था, तो यहां पे V2 यूज किया गया, बिल्कुल ठीक है। लिखा हुआ है कि जॉर्ज क्रेप्ट स्लो, ध्यान देना, ये क्रेप्ट क्या है? वर्ब है, स्लो क्या है? एडजेक्टिव है। मैं अपने मन से बोल रहा हूं क्या? नहीं, लगा लो ना, स्लो मूवमेंट, सुना है? मूवमेंट क्या होता है? नाउन होता है। नाउन कैसे पकड़ेंगे? बहुत सारे तरीके हैं, जिस चीज को छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो नाउन होता है। दूसरा, आप एस या एस लगा के देखो, प्लूरल होता है क्या? ये क्वालिटी नाउन की है। सो मूवमेंट का मूवमेंट्स होता है क्या? बिल्कुल होता है, इसका मतलब ये नाउन है। अच्छा, अगर ये नाउन है तो कैसा मूवमेंट है? स्लो मूवमेंट है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या होगा भाई? एडजेक्टिव होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अगर ये एडजेक्टिव होगा तो हम लोग यहां सेंटेंस को देख लेते हैं। लिखा था जॉर्ज क्रेप्ट स्लो। अच्छा, स्लो अगर एक एडजेक्टिव है तो इसका मतलब ये किसी नाउन के लिए आ रहा होगा या किसी प्रोनाउन के लिए आ रहा होगा। तो क्या सेंटेंस का कंटेक्स्ट ये है कि जॉर्ज बहुत स्लो था? नहीं, सेंटेंस का कंटेक्स्ट ये है कि जब चोर चले गए, जॉर्ज जो कि शायद डर के छिपा हुआ था, वो धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर आया, जिसका मतलब है ये जो स्लो है इसका पर्पस ये था कि ये क्रिप्ट का तरीका बताए कि वो कैसे बाहर आया, वो स्लोली बाहर आया। मैं स्लोली क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी मैंने बोला, और कितनी बार बोला, कि एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने के लिए हम लोग उसके आगे एलवाई लगा देते हैं। तो हमें चूंकि क्रिप्ट के लिए लेके आना था, वर्ब के लिए आना था, हमें जरूरत थी एक एडवर्ब की, एडजेक्टिव की नहीं। तो हम क्या करेंगे? स्लो नहीं लिखेंगे, हम उसके जगह पे स्लोली कर लेंगे। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। 33 पे जाएंगे। लिखा है वन ऑफ द स्टूडेंट्स। अच्छा, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन होता है, ध्यान देना, बताया है इसी वीडियो में पहले, वहां फॉलो हो रहा है। सो लिखा है वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज, फिर से देखो मैंने क्या बोला था, स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट मत मान लेना, ये इस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अभी भी वन ही है और वन सिंगुलर है तो इज लगेगा, यहां कोई एरर नहीं है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑलवेज लेट टू द क्लास, एक लड़का है, मतलब बहुत सारे बच्चों में से एक बच्चा है जो हमेशा क्लास में लेट होता है। ही हैज बिन वॉर्न, ही हैज बिन वॉर्न। अच्छा, अब देखो लिखा हुआ ही हैज बीन वॉर्न बाय द टीचर, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस तो चीख चीख के कह रहा है कि ये पैसिव वॉइस में, क्योंकि पहला वो किसी को, अच्छा बच्चा खुद लेट है और बच्चा ही वॉर्न दे रहा है क्या? नहीं ना, बच्चा लेट है, बच्चे को वार्निंग दी जा रही है, किसके द्वारा दी जा रही है? टीचर के द्वारा दी जा रही है। इसका मतलब ये जो वॉर्न जो काम है, ये जो वॉर्न का जो काम है, ये बच्चा कर नहीं रहा, बच्चे के ऊपर हो रहा है। तो जिसको हमने सब्जेक्ट माना है ही को, ये एक्शन का डूअर नहीं है, ये एक्शन का रिसीवर है, राइट? इसका मतलब सेंटेंस पक्का पक्का कौन से वॉइस में होगा? पैसिव वॉइस में होगा। अब मुझे ये बताओ, दुनिया का ऐसा कौन सा पैसिव वॉइस है जो V1 से बनता है? पैसिव वॉइस का तो मतलब ही है V3। मैंने क्या लिखा आज के वीडियो की शुरुआत में कि बी का फॉर्म लगेगा और उसके साथ V3 लगेगा। क्या लगेगा? V3 लगेगा। इसका मतलब यह है वॉर्न नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वॉर्न्ड होना चाहिए। तो यह क्वेश्चन आसानी से बनता, हालांकि क्वेश्चन टफ है, पर यह आसानी से कब बनता? जब आप यह पकड़ लेते हैं कि सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में। 34 नंबर पर पढ़ेंगे। लिखा हुआ है साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड, साइकोलॉजी यहां का सब्जेक्ट है, हैज यहां का हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा देखना, यहां बिन डिफाइंड लिखा हुआ है, बिन डिफाइंड लिखा हुआ है, इसका मतलब फिर से हमें बी का फॉर्म और V3 मिल रहा है। तो सेंटेंस कौन से वॉइस में है भाई? पैसिव वॉइस में। इसका मतलब यह है साइकोलॉजी कोई काम करेगा नहीं, साइकोलॉजी के ऊपर काम होगा, ये एक्शन का डूअर नहीं है, एक्शन का रिसीवर है।
तो लिखा हुआ है साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड, साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया है, बिल्कुल ठीक मीनिंग है। अगर एक्टिव वॉइस में लिखेंगे तो क्या मीनिंग बनेगा, साइकोलॉजी ने डिफाइन किया है, साइकोलॉजी को इंसान थोड़ी है। इसका मतलब यह है, यहां तक का कंटेक्स्ट बिल्कुल ठीक है कि साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकी एंड बिहेवियर। एक साइंटिफिक स्टडी है ये किस चीज का, जिस तरीके से इंसान सोचता है और जिस तरीके से इंसान का बिहेवियर होता है। तो लिखा है कि साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड द साइंटिफिक। अच्छा, यहां पे अभी सेंटेंस आपको अधूरा नहीं लग रहा क्या, लिखा साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया है साइंटिफिक स्टडी, नहीं, होना क्या चाहिए, साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड एज द। अभी जो लिखा हुआ है इसमें एज मिसिंग है। साइकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया गया है, एज द साइंटिफिक स्टडी। इसका मतलब एरर कौन से पार्ट में होगा, इस पार्ट में होगा, डिफाइंड एज द साइंटिफिक। अब मैं इसको डायरेक्टली अगर रूल से बताऊं तो डिफाइन अपने बाद एज लेता है, ये डायरेक्ट रूल है, ठीक है। 35, दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये स्टोरी जो है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बट आई हैव, लेकिन मैंने, आई हैव रेड मच इंटरेस्टिंग स्टोरीज देन दिस, मैंने इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज पढ़ी हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। आपने जब यहां पे देन का इस्तेमाल किया तो सेंटेंस कॉम्परेटिव डिग्री में गया कि नहीं गया। अगर कॉम्परेटिव डिग्री में यूज करना है तो मच क्यों यूज करोगे, मोर बोलो ना, मोर इंटरेस्टिंग। मैं टाइम नहीं दूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले बताया है। 36, इट टर्न्ड आउट टू बी द नॉइजी पार्टी एनीबडी हैड एवर अटेंडेड। इट टर्न्ड आउट, देखो टर्न आउट का मतलब होता है किसी चीज का रिजल्ट होना। सो इट टर्न आउट टू बी मतलब अंततः वो प्रूव हुआ कि वो सबसे ज्यादा मतलब नॉइज वाली पार्टी थी जो आज तक किसी ने अटेंड की थी। यहां पे एवर लिखा हुआ है, एवर मतलब आज तक। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने ना आज तक लाइफ में 100 पार्टीज अटेंड की हैं, उनमें से ये सबसे ज्यादा नॉइजी पार्टी है। अगर मैं एवर टर्म का यूज कर रहा हूं इसका मतलब मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो तो सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। मैं अगर ये बोलूं कि यू आर द गुड पर्सन आई हैव एवर मेट, मतलब मैं आज तक अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से मिला हूं, तुम उनमें से अच्छे हो। हाँ, ये अटपटा नहीं लगा, तुम उनमें से सबसे अच्छे हो। जब आप ऐसे टाइप के सेंटेंस यूज करते हैं ना कि आज तक मैंने देखा है, आज तक मैंने किया, उनमें से ये सबसे अच्छा है, तो ये सबसे अच्छा वाला पोर्शन लगाना पड़ता है, जिसका मतलब है सुपरलेटिव में बनाना पड़ता है। तो लिखा है टर्न्ड आउट टू बी द नॉइजी पार्क, नॉइजी पार्क नहीं होगा, नॉइजिएस्ट पार्क होगा। इट टर्न्ड आउट टू बी द नॉइजिएस्ट पार्क पार्टी, ये आज तक का सबसे ज्यादा शोरगुल से भरा पार्टी था पार्क वाला जो अब मैंने अटेंड किया था। उम्मीद करता हूं क्लियर है। 37 पे बढ़ेंगे। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट्स एट द स्फीयर ऑफ नॉलेज। लिखा है ड्यूरिंग एक प्रीपोजिशन है जिसके लिए ये सेंचुरी वर्ड आया है, नाउन। कैसा सेंचुरी, 17th सेंचुरी, एडजेक्टिव है वो। सो लिखा है ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के दौरान, देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट्स। ये वर क्यों आया है, क्योंकि जब भी आप देयर से किसी चीज को स्टार्ट करते हो, ये रूल है, बता दे रहा हूं। देखो क्या बोल रहा हूं, देयर इज अ किंग, लेकिन देयर वर, या देयर आर कर देता हूं, देयर आर मैनी किंग्स। अब देखो ये दोनों के दोनों ना देयर से ही शुरू हो रहे हैं, फिर यहां पे इज और यहां पे आर क्यों, क्योंकि देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब क्या लगेगा वो डिपेंड करता है कि आप आगे इसके नाउन क्या लगा रहे हो। जहां पे आप बोल रहे हो देयर इज अ किंग, आप एक राजा की बात कर रहे हो तो ये सिंगुलर होगा। देयर आर मैनी किंग्स, यहां चूंकि आप किंग्स की बात कर रहे हो जो कि प्लूरल है तो यहां पे आर होगा। ये देयर के साथ रूल है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ था कि देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट्स, यहां पे वर क्यों आया भाई, क्योंकि यहां पे डेवलपमेंट्स लिखा हुआ था जो कि प्लूरल था। सो देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट्स एट द स्फीयर ऑफ नॉलेज, मिल गया एरर। फिक्स्ड फ्रेज है, आपको याद करना पड़ेगा, इन द स्फीयर होता है, एट द स्फीयर नहीं होता। कि 17वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स किए गए थे नॉलेज के तौर पर, मतलब नॉलेज की सतह पर। सो इन द स्फीयर ऑफ द नॉलेज होगा, एट द स्फीयर ऑफ द नॉलेज नहीं होगा। इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगा सकते आप। 38, अ मैन टेंड्स टू वन ऑफ द हॉर्सेस, टेंड्स टू मतलब होता है अटेंड करना, देखभाल करना। लिखा मैन टेंड्स टू, अच्छा मैन यहां का सब्जेक्ट था जो कि सिंगुलर था, इसके लिए V5 आया है, यहां तो कोई एरर नहीं है। अ मैन टेंड्स टू वन ऑफ द हॉर्सेस, फिर से वही रूल, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, तो देखो हॉर्सेस लिखा हुआ है, चूंकि ये सब्जेक्ट में नहीं है तो वर्ब इसके अनुसार से नहीं होगा। तो लिखा हुआ मैन टेंड्स टू वन ऑफ द हॉर्सेस आफ्टर इट्स ट्रेनिंग एट अ स्टड फार्म, एट प्रीपोजिशन, उसके लिए अ स्टड फार्म उसका ऑब्जेक्ट है, एट इट्स ट्रेनिंग।
बोलना क्या चाह रहा था, एक आदमी आता है घोड़ों की देखभाल करने के लिए, जब उसकी ट्रेनिंग हो जाती है स्टड फॉर्म में, उसकी किसकी, आदमी की, तो उसको आप इट्स ट्रेनिंग लिखो ना। यहां पे आप ये इट्स क्यों लिख रहे हो, ये तो गलत हो जाएगा। जिसका मतलब ये है कि यहां पे देखो, जब आप एपोस्ट्रोफी लगाते हो ना, तो इसका मतलब होता है इट इज, या कभी कभी एडवांस इंग्लिश में इट हैज। ये उनका वाले सेंस में यूज नहीं किया जाता। आप क्या बोल रहे थे, इट्स ट्रेनिंग ना, ट्रेनिंग क्या था, नाउन था। इसका मतलब आपको यहां पे एडजेक्टिव चाहिए था, पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए था। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं बोल रहा हूं हिज होम, होम क्या है, नाउन है। हिज क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। कौन सा एडजेक्टिव होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, राइट। तो उसी तरीके से उनकी ट्रेनिंग बोल रहे हो ना आप, सो ट्रेनिंग आपने नाउन यूज किया है, तो यहां पे आप इट्स यूज करोगे ना, तो ये पॉजिटिव वाला यूज करो। दूसरी बात, यहां चूंकि इंसान के ट्रेनिंग की बात हो रही है, तो आप इट्स भी मत यूज करो, आप हिज ट्रेनिंग बोलो, उसको ज्यादा सटीक होगा। अगर मान लो किसी हिसाब से आपने ये सेंस समझा कि हॉर्सेस की ट्रेनिंग की बात हो रही है, फिर आप उसको देयर ट्रेनिंग बोलो। पर किसी भी हिसाब से इट्स ट्रेनिंग नहीं हो सकता, और ये एपोस्ट्रोफी वाला तो कतई नहीं हो सकता। 39 पे पढ़ेंगे, लिखा आई एम डीलिंग विद सम फैमिली इश्यूज राइट नाउ। आई सब्जेक्ट, उसके लिए एम आया है, कोई दिक्कत नहीं है। इज एम आर के बाद V4 आ सकता है, जहां पे हम कंटिन्यूटी दिखाते हैं। आई एम डीलिंग, डीलिंग के साथ विथ आता है, आई एम डीलिंग विथ व्हाट, सम फैमिली इश्यूज, सम लिखा हुआ है जिसके साथ इश्यूज आया, कोई एरर नहीं है। राइट नाउ समय बता रहा है, कोई एरर नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एरर कहां बनता है इसमें, एरर यहां बनता है कि बहुत बार आपको राइट नाउ लिख के और यहां का टेंस में कुछ और दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, यू डिस्टर्ब मी राइट नाउ। अब ये सेंटेंस सही है कि गलत है, ऑब्वियसली ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जहां पे आप राइट नाउ बोल रहे हो, आप अभी की बात कर रहे हो, आप एक इंस्टेंट एक्शन की बात कर रहे हो, हैबिचुअल एक्शन की बात नहीं कर रहे। डिस्टर्ब मतलब V1 हमेशा हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है कि तुम हमेशा डिस्टर्ब करते हो। पर मैंने तो सेंटेंस में खुद कहा कि अभी डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर अभी डिस्टर्ब कर रहे हो तो उसको कंटिन्यूअस में रखो। यू आर, अच्छा आई नहीं था, यू आर डिस्टर्बिंग बोलो। तो आपके लिए सीखने वाली बात यह है कि अगर आप राइट नाउ बोल रहे हो, तो ये एक ऐसा एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगता है, तो हमेशा आईएनजी लगाना। क्वेश्चन नंबर 40 लिखा है द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज वर इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली करना, इन केस यू डू नॉट नो। लिखा है द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज, वैसे लोग जो कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं उनको इवैक्यूएट कराया गया समय तक। मैं समय तक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बाय टाइम है। बाय टाइम का इस्तेमाल कहां किया जाता है, जहां पे आप किसी काम के डेडलाइन की बात करते हो, इस समय तक खत्म हो जाएगा, वहां पे बाय टाइम होता है। जैसे बाय मंडे मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए, मतलब मंडे तक मुझे प्रोजेक्ट चाहिए, मैं डेडलाइन दे रहा हूं आपको। यहां क्या लिखा हुआ था कि जो लोग समुद्र के किनारे वाले एरिया में रहते हैं उनको खाली कराया गया समय तक, समय तक नहीं, समय पे। हमने कितनी बार यह सुना है कि कहीं पे समुद्र में तूफान आ रहा है, चक्रवात आ रहा है, और आसपास के लोगों को समय रहते खाली कराया गया, समय से पहले खाली कराया गया। तो जब किसी नकारात्मक घटना, खराब घटना, अनफॉर्चुनेट इवेंट के पहले कुछ किया जाता है, उसको इन टाइम कहते हैं। इन टाइम। हमने कितनी ऐसी कहानियां सुनी हैं कि कहीं पे अर्थक्वेक आया था और कोई सेलिब्रिटी जस्ट वहां से थोड़ी देर पहले निकल गया था, सो ही लेफ्ट द प्लेस इन टाइम। इन टाइम का मतलब समय, कुछ खराब घटना होने से पहले पहले, उसको इन टाइम बोला जाता है, बाय टाइम नहीं। बहुत अच्छा सवाल था, इन टाइम नहीं होगा, सॉरी बाय टाइम नहीं होगा, इन टाइम होगा। बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 41 एलिजाबेथ बीट हर राइवल विद द गोल्ड मेडल इन द 2021 सेंचुरी ओलंपिक्स। लिखा हुआ है कि एलिजाबेथ बीट। अब आपके दिमाग में आएगा सर यहां एरर है, क्योंकि बीट नहीं हो सकता, बीट्स होना चाहिए, एलिजाबेथ सिंगुलर है। भाई साहब आपको यह पता है या नहीं पता, सुन लो अभी। बीट का V2 भी बीट बनता है, तो जब आप इसको पास्ट टेंस में यूज करोगे ना, तो बीट ही रहेगा। जैसे पुट चलता है वैसे बीट भी चलता है, हालांकि V3 बीटन होता है, ठीक है। सो V1 और V2 सेम दिखेगा, बीट V1 भी होता है, बीट V2 भी होता है। हम कैसे माने, यहां पे प्रेजेंट टेंस ही हो सकता है, पास्ट टेंस हो। तो क्या लिखा हुआ है, एलिजाबेथ बीट। यस पे हम एरर नहीं मान सकते, फिर से बोल रहा हूं क्यों एरर नहीं मान सकते। अगर आपने इसको सिंगुलर मान के इसको बीट्स कर दिया तो आप प्रेजेंट टेंस में रखना चाह रहे हो, पर मैं कह रहा हूं अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में हुआ तो, क्योंकि बीट V2 भी होता है, तो मान के चलते हैं V2 है, ठीक है। कहीं और एरर नहीं मिला तब सोचेंगे। लिखा है एलिजाबेथ बीट हर राइवल विथ द गोल्ड मेडल। भाई साहब अर्थ का अनर्थ हो गया। देखो विथ कहां यूज किया जाता है, जहां पे आप किसी इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप काम कर रहे हो उसका बोध कराने के लिए सेंटेंस पे यूज करते हो तो विथ लगता है। पता है भी का मतलब क्या है,
इसमें लिखा हुआ है कि एलिजाबेथ ने अपने राइवल को, अपने अपोनेंट को गोल्ड मेडल से मारा क्योंकि यहां पे विथ जो है वो किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज कर रहे हो। ये तो गलत है ना। पूरे सेंटेंस पढ़ते हैं, मीनिंग समझ में आएगा, कंटेक्स्ट समझ में आएगा। लिखा है एलिजाबेथ बीट हर राइवल विद द गोल्ड मेडल इन द 2021 समर ओलंपिक्स। एलिजाबेथ ने अपने राइवल को मारा 2021 समर ओलंपिक्स में, गोल्ड मेडल से मारा। होना एक्चुअली ये चाहिए था कि गोल्ड मेडल के लिए अपने राइवल को हराया, क्योंकि बीट का मतलब हराना भी होता है, बीट का मतलब मारना भी होता है। अगर हम विद द गोल्ड मेडल वाले रहने दें तो ज्यादा अच्छा सेंस बन रहा है कि उसने मारा, जो कि अर्थ का अनर्थ है। होना क्या चाहिए कि एलिजाबेथ ने हराया अपने अपोनेंट को 2021 समर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल के लिए, विच मींस यहां पे क्या होना चाहिए था, फॉर। एलिजाबेथ बेट हर राइवल फॉर द गोल्ड मेडल। Question 42. These experiments had been going on since several months. These experiments, ये subject है, had been going, present past perfect continuous, चल करता आ रहा था। I had been teaching for 10 years, ये वाला सेंस है। Since several months लिखा है, since several months। रटा रटा या एरर है, फिर भी दोहराऊंगा। For और since में क्या डिफरेंस होता है? देखो, फॉर का इस्तेमाल हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस का इस्तेमाल हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे अगर मैं कहीं पर नवंबर बोलूंगा तो आप वहां पे सिंस लगाएंगे, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है कि काम कब शुरू हुआ है। जबकि अगर मैं सिर्फ ये बताऊंगा काम कितनी देर चला, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं 6 मंथ्स, अब मैंने कब शुरू किया आपको पता है क्या? नहीं, आपको सिर्फ ये पता काम कितनी देर तक चला है, तो वहां पे क्या लगेगा, फॉर लगेगा। क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ था कुछ महीनों से, काम कब शुरू हुआ भाई? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा। इसका मतलब यहां पे हम ड्यूरेशन, हम पॉइंट नहीं बताना चाह रहे, हम ड्यूरेशन बताना चाह रहे हैं, और ड्यूरेशन बताना चाह रहे हैं तो सिंस नहीं होगा, क्या लगेगा, फॉर लगेगा। एरर है डी पार्ट में, सिंस को हटा के यहां पे फॉर होगा। 43. डिस्पाइट द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग, मतलब डॉक्टर्स के बहुत ही कड़े वार्निंग के बावजूद, डिस्पाइट द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग, ही सब्जेक्ट कंटिन्यूड, वर्ब taking, object he continued what, he continued taking sugar in his tea, in preposition ये उसका ऑब्जेक्ट, कहीं कोई एरर नहीं है, आंसर क्या होगा, नो एरर। कि डॉक्टर के वार्निंग के बावजूद, डिस्पाइट क्या है, एक प्रीपोजिशन, इसके लिए क्या आया है, ऑब्जेक्ट इसका, वार्निंग है इसका ऑब्जेक्ट, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कैसा वार्निंग है, स्टर्न वार्निंग है, किसने दिया है, डॉक्टर ने दिया है। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन था, ये उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वाला फ्रेज था पूरा का पूरा। उसके बाद ये सब्जेक्ट है, कंटिन्यूड क्या होगा, वर्ब होगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, टेकिंग, ही कंटिन्यूड टेकिंग, उसने जारी रखा लेना, क्या लेना, शुगर लेना, टेकिंग का ऑब्जेक्ट है ये शुगर, किसके साथ, चाय के साथ, कहीं कोई एरर नहीं मिला, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि इसमें एक छोटा सा एरर, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा जो लिखा है वो गलत लिखा है, ये भी सही है, ज्यादा अच्छा होता अगर ये लिखता टू टेक शुगर, क्योंकि पता है कंटिन्यू के बाद आप जब आईएनजी लगाते हो ना, इसका मतलब होता है आप सामने कोई चीज देख रहे हो। जैसे ही कंटिन्यूड किलिंग द मैन, तो मैं देख रहा हूं सामने उसको मारते हुए। ठीक है, ही कंटिन्यूड टू किल द मैन, ये एक इवेंट है, कभी हुआ था कि उसने जारी रखा मारना, तो थोड़ा सा अंतर हो जाता है, पर इसको एरर नहीं बोल सकते, मीनिंग में स्लाइट डिफरेंस है, वो मैंने बता दिया आपको। लिखा है इंडिया हैज जॉइंड द ग्लोबल फाइट अमंग टैक्स इवेजन, लिखा है कि इंडिया सब्जेक्ट है, ने ज्वाइन किया है, हैज के बाद V3, यहां कोई एरर नहीं है, क्या ज्वाइन किया है, ग्लोबल फाइट। ठीक है, अमंग क्या है, प्रीपोजिशन है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। लिखा हुआ इंडिया ने ज्वाइन किया है ग्लोबल फाइट टैक्स इवेजन, जो टैक्स की चोरी हो रही है उसके बीच अमंग का इस्तेमाल कहां करते हैं, अमंग का इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमें कुछ चीजों के बीच में चुनना हो। ठीक है, जैसे मान लो ये क्लासरूम है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं बोल रहा हूं अमंग द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में। यहां पे क्या ऑप्शन था, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में, या यहां पे ऑप्शन था टैक्स इवेजन के बीच में? नहीं, यहां पे बोल रहा है जो टैक्स की चोरी होती है ना, उसके बीच में इंडिया ने ग्लोबल फाइट को ज्वाइन किया। नहीं, ये गलत है। इंडिया ने कौन सा ग्लोबल फाइट ज्वाइन किया है, जो टैक्स इवेजन के अगेंस्ट में है, टैक्स की जो चोरी हो रही है उसके अगेंस्ट में पूरी दुनिया इकट्ठा हो रही है, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट एक तरफ हो रही है, भारत ने भी उसको ज्वाइन किया है। सो यहां पे अमंग अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन नहीं है, क्या होना चाहिए था, अगेंस्ट। इंडिया हैज जॉइंड द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन के खिलाफ भारत ने ग्लोबल फाइट को ज्वाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 45 लिखा हुआ है इफ यू स्टडी हार्ड यू श्योरली गॉट सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप। ये एक कंडीशनल सेंटेंस का एरर है। आप बोलेंगे सर सेंटेंस पढ़ते के साथ आपको कैसे पता चलेगा? बहुत आसान है, देखो सबसे पहले आमतौर पर ऐसे सेंटेंसेस इफ के साथ शुरू होते हैं।
दूसरा, इफ के साथ जो कंडीशन लिखा होता है, जो मेन क्लॉज में रिजल्ट है वो इसके पूरे होने पे डिपेंड करता है। समझाता हूं आसान भाषा में। लिखा है इफ यू स्टडी हार्ड यू श्योरली गॉट सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप। अभी हम इस पे एरर पे नहीं आ रहे, मैं सिर्फ समझा रहा हूं कंडीशन पकड़ते कैसे है। अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगा, नहीं मेहनत की तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये जो आगे वाला रिजल्ट है ये इफ के बाद हमने जो सेंटेंस लिखा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, इसी को कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई कंडीशनल किसे कहा जाता है। अब मैं आ रहा हूं इसमें एरर कहां पर है, एरर समझना। ये फर्स्ट कंडीशन है, मुझे कैसे पता चला? स्ट्रक्चर देख के पता चला। क्या स्ट्रक्चर होता है फर्स्ट कंडीशन का? इफ होगा, सब्जेक्ट होगा, V1 या V5 होगा, फिर मेन क्लॉज में सब्जेक्ट होगा, विल होगा, बेस फॉर्म होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। क्या लिखा हुआ था? इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत करते हो। यू, ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल ठीक है, इफ यू स्टडी हार्ड। यू, यहां लिखा है श्योरली गॉट सेलेक्टेड, एरर है या नहीं है? यहां पे एरर होगा या नहीं होगा? सही क्या होना चाहिए? यू विल श्योरली गेट सेलेक्टेड। समझ पा रहे हो? सीधा सीधा मैंने क्या किया, कंडीशनल सेंटेंस 1 का स्ट्रक्चर देखा और उसको बिठा दिया। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस स्ट्रक्चर 1 है, मुझे कैसे पता चला था? ये वाला पोर्शन पढ़ के पता चला था, यहां पे V1 था। अगर कहीं पर इफ के बाद V1 या V5 है तो मैं समझ जाऊंगा वो कंडीशनल है और 1 है। अगर V2 है तो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 है। अगर यहां पर हैड प्लस V3 है तो ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 है। समझ पाए? तो मेन क्लॉज में क्या लगता है? फर्स्ट में विल या विल का फॉर्म प्लस बेस फॉर्म, V2 में क्या लगता है? वुड या वुड का फॉर्म प्लस बेस फॉर्म, और इसमें क्या लगता है? वुड हैव प्लस कोई और मॉडल का फॉर्म प्लस बेस फॉर्म। समझ में आ गया? 46, द नाइट वॉज रिसीव्ड, नाइट मतलब होता है सैनिक। द नाइट वॉज रिसीव्ड, अच्छा ये वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, कैसे पकड़ा मैंने? ये वॉज जो है ये बी का पास्ट फॉर्म है, रिसीव्ड V3 है, तो बात तो वही हुआ कि बी के बाद V3 है, बी के बाद V3 इसका मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में। अच्छा पैसिव वॉइस में होता है इसका मतलब क्या होता है? जो सब्जेक्ट है वो एक्शन का, रिसीवर है, डूअर नहीं है, यही तो होता है। तो लिखा हुआ है द नाइट वॉज रिसीव्ड, सैनिक को रिसीव किया गया, सैनिक को रिसीव किया गया। बात समझना, आगे बढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द किंग, कॉम्प्लीमेंट्स मतलब होता है तारीफ, सैनिक को रिसीव किया गया, तारीफ राजा के द्वारा उसकी ब्रेवरी के लिए। कोई सेंस है? सैनिक को रिसीव किया गया या सैनिक ने रिसीव किया? ऑब्वियसली सैनिक ने रिसीव किया। तो ये जो रिसीव करने का काम है ये नाइट उसका डूअर है, रिसीवर नहीं है। अगर ये डूअर है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए था। अगर एक्टिव वॉइस में होना चाहिए था तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहां से वॉज रिसीव्ड को हटाएंगे और इसको एक्टिव में करके, जो कि पास्ट टेंस है तो हम पास्ट ही रहने देते हैं, रिसीव्ड कर देंगे। क्या हो जाएगा? द नाइट रिसीव्ड कॉम्प्लीमेंट्स, कि जो सैनिक है उसने राजा के द्वारा कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव किया, सैनिक को रिसीव किया गया, यह सेंस गलत है। तो 46 का आंसर क्या होगा? डी। 47 पे बढ़ेंगे। लिखा है स्केर्सली हैड ही टुक द मेडिसिन व्हेन हिज हेडेक वाज गॉन। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछता है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। अगर किसी सेंटेंस में आप हार्डली या स्केर्सली लिखते हो तो आगे कंजंक्शन के तौर पर हमेशा व्हेन लगेगा। अगर आप इसमें नो सूनर लिखते हो तो आगे कंजंक्शन के फॉर्म में हमेशा देन लगेगा। इस बात को याद रखेंगे आप कि हैड के साथ, स्केर्सली हार्डली के साथ हमेशा व्हेन लगेगा और नो सूनर के साथ हमेशा देन लगेगा। तो क्या लिखा हुआ है कि स्केर्सली हैड ही टुक, स्केर्सली हैड ही टुक द मेडिसिन व्हेन, तो स्केर्सली के साथ व्हेन लगता है, स्केर्सली के साथ व्हेन लगा हुआ, यहां तो कोई एरर नहीं है। पर एक चीज मैंने यहां लिखा है, यहां पे मुझे एरर नजर आ रहा है। क्या एरर है देखना, हैड लिखा हुआ है, हैड के साथ तो V3 लगता है भाई, तो टुक कैसे होगा? क्या होना चाहिए था? टेकन होना चाहिए था। एरर होगा, कहां है? यहां है, टुक नहीं होगा, टेकन होगा। 48 पे बढ़े। लिखा है कि एज इज यूजुअल विद द स्टोरीज ऑफ दिस जेनर, in spite of their varying socio-political realities, the youngsters have fallen in love with each other madly. लिखा है जैसा हमेशा होता है इस जेनर के, इस टाइप के स्टोरीज के साथ, कि जबकि उनमें बहुत ही सोशियो सामाजिक तौर पर रियलिटीज में डिफरेंस था, जो यंगस्टर्स थे वो उनको आपस में प्यार हो गया बहुत ज्यादा। अब ये किसी फिल्म की स्टोरी लग रही है कि इस तरह के फिल्मों में हमेशा ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत गरीब लड़का बहुत अमीर लड़की और उन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे वही चीज को लिखा गया। हालांकि मुझे पढ़ते पढ़ते एकदम कॉमन एरर है जो कि एकदम साफ दिख गया। लिखा है कि एज इज यूजुअल विद द स्टोरीज। यार एज इज यूजुअल नहीं होता, एज यूजुअल होता है, कि एज यूजुअल विद द स्टोरीज ऑफ दिस जेनर। या फिर अगर आप इज को रहने देना चाहते हो, अच्छा सोचो एक बार, कॉमन सेंस लगाओ कि इज यहां लिखा हुआ है, फिर कोई सब्जेक्ट भी तो चाहिए।
तो फिर अगर आप ये लिखना चाहते हो कि इज रखेंगे ही, कसम खा बैठे हो आप, तो फिर लिखो एज इट इज यूजुअल विद, क्योंकि कोई ना कोई सब्जेक्ट तो देना ही पड़ेगा। हम सेंटेंस को स्टार्ट ही कर रहे हैं इस टोन से कि एज इज यूजुअल, गलत है। या तो बोलो एज यूजुअल विद द स्टोरीज, या तो बोलो एज इट इज यूजुअल विद द स्टोरीज, दोनों में से कुछ एक। क्वेश्चन नंबर 49 लिखा है कि रेसिडेंट्स शुड कीप, रेसिडेंट्स यहां का सब्जेक्ट है, शुड मॉडल है, उसके साथ बेस फॉर्म लगता है, ये तो ठीक है। कीप एन आई आउट फॉर स्ट्रेंजर्स, लिखा हुआ है कि रेसिडेंट्स जो है ना उनको हमेशा एक नजर रखनी चाहिए अजनबियों के ऊपर। कौन से अजनबी? अब ये स्ट्रेंजर्स के लिए एक पूरा का पूरा एडजेक्टिव का क्लॉज आ रहा है। ऐसे ऐसे स्ट्रेंजर्स एक्टिंग सस्पेक्टिंग इन देयर एरियाज, एक्टिंग सस्पेक्टिंग इन देयर एरियाज। बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो क्या ये बताना कि आप यहां तक समझ गए हो कि इस पोर्शन में कोई एरर नहीं है। ये सब्जेक्ट था, उसके बाद मॉडल था, मॉडल के बाद बेस फॉर्म था, ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है, कहीं कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अब ये जो स्ट्रेंजर्स के बाद लिखा हुआ है ना एक्टिंग से लेके एरियाज तक, ये एक एडजेक्टिव का क्लॉज है जो कि स्ट्रेंजर्स को क्वालिफाई करने के लिए आया है कि कौन से अजनबियों के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे अजनबी जो इन एरियाज में बहुत ही अजीब तरीके से एक्ट करते हैं। ये इन प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे भी कोई एरर नहीं, इसको भी कर देते हैं। और सेंटेंस को छोटा कर दिया हमने, ठीक है, और छोटा कर दिया ताकि आपको मैं और बेहतर समझा पाऊं। क्या लिखा हुआ है? एक्टिंग सस्पेक्टिंग, ये तो गलत होगा। सस्पेक्टिंग तो अपने आप में एक वर्ब है, एक्टिंग भी वर्ब है। ये कैसा स्ट्रक्चर लिख रहे हो? वर्ब प्लस वर्ब नहीं हो सकता। आप क्या लिखना चाह रहे थे? ऐसे लोग जो कि बहुत ही शक के तरीके से एक्ट करते हैं। इसका मतलब यहां पे आप जो वर्ड ढूंढ रहे हो, बात समझना, यहां पे आप जो वर्ड ढूंढ रहे हो वो इसको क्वालिफाई करने के लिए आना चाहिए ना, वो तरीका बताना चाहिए कि वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पे आप कोई एडवर्ब ढूंढ रहे हैं, पर आप सेंटेंस पे लगा क्या रहे हैं? आप वर्ब लगा रहे हैं, तो गलत होगा कि नहीं होगा? अब अगर यहां पे कोई एडजेक्टिव होता तो हम एलवाई लगा के उसको एडवर्ब बना देते, पर यहां तो आपने वर्ब लिख दिया है, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहां पे एक एडजेक्टिव लगाते हैं। क्या एडजेक्टिव बनेगा? जिसके ऊपर जो शक के घेरे में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सस्पिशियस। सस्पिशियस, शक के घेरे में होना। अब इसके आगे एलवाई लगा देते हैं, क्या बनेगा? सस्पिशियसली। क्या फायदा हुआ समझना? एक्टिंग मतलब एक्ट कर रहे हैं, कैसे एक्ट कर रहे हैं, हमें एक एडवर्ब चाहिए था, तो हमने यहां पे एक एडवर्ब लगा दिया सस्पिशियसली, कि हमें ऐसे स्ट्रेंजर्स पे नजर रखनी चाहिए अपने घर के आसपास जो बहुत ही शक की तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जो बहुत ही मतलब अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। सो एक्टिंग सस्पिशियसली इन देयर एरियाज। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया, बड़ा तगड़ा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 50 पे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। लिखा है कि मरीन वर्टिब्रेट्स आर वैल्यूएबल फॉर मैनी रीजंस। मरीन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स हम लोग ऐसे किस्म के जीव को कहते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, आपने पढ़ा होगा क्लास 3-4 में साइंस में। लिखा है कि जल में रहने वाले, मरीन मतलब जो जल में रहते हैं, मरीन वर्टिब्रेट्स जो होते हैं आर, अच्छा ये प्लूरल है तो उसके लिए आर लगा हुआ है, लिंकिंग वर्ब है, यहां तो कोई एरर नहीं है। वैल्यूएबल, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो लोग, किस चीज के लिए? फॉर मैनी रीजंस, बहुत सारे कारणों से मरीन वर्टिब्रेट्स जो है बहुत ही वैल्यूएबल है। कोई एरर नहीं मिला, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब मैं कोई एरर नहीं मिला अपने मन से नहीं बोल रहा, मैंने आपको दिखा दिया कि ये प्लूरल था, कहां एरर कर सकता था? इसको सिंगुलर कर सकता था, प्लूरल ही है। यहां एडजेक्टिव चाहिए था, वैल्यूएबल एडजेक्टिव लगा दिया। फॉर एक प्रीपोजिशन है जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लग गया रीजंस एडजेक्टिव। मैनी इसका रीजंस का एडजेक्टिव है, सॉरी नाउन आना चाहिए था, माफ कीजिएगा। फॉर एक प्रीपोजिशन के साथ नाउन आना चाहिए था, रीजंस नाउन आया, और क्या है कि मैनी जो है वो इसका एडजेक्टिव होगा। बहुत बार क्या होता है ना, बोलते हुए मैं देख रीजंस रहा हूं पर मेरा दिमाग ऑलरेडी जा चुका है मैनी तक, ठीक है, कि मुझे मैनी को भी एक्सप्लेन करना है। तो क्या है, जुबान धीरे चल रही है, दिमाग तेज दौड़ रहा है, तो बहुत बार बोलने में मैं लड़खड़ा जाता हूं, मेरी प्रॉब्लम है, मैं काम कर रहा हूं इसके ऊपर, पता नहीं कब तक सुधरेगा। एनीवेज, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको ठीक लगा, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। नोट्स जरूर बना लेना, जो जो चीजें आपको लगती हैं ऐसी जो कि आपने पहले नहीं पढ़ी या आपको लग रही है इंपॉर्टेंट है, या मैं सामने से बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, तो उसको नोट करते जाना। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। कैसे? कि आपको फिर से ये वीडियो रिविजिट करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा, ये पीडीएफ जो इसका जाएगा, उस पीडीएफ को आपको दोबारा बनाना है ताकि क्वेश्चंस एकदम क्लियर हो जाए, क्लैरिटी बिल्कुल आ जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।